फिर से आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यू ड्रामा लेकर आ गई हूँ, जिसकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा फनी है एंड आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाली है। तो जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर लो। तो ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारी फीमेल लीड शाह के साथ, जिसके डैड उसे फोर्सली ब्लाइंड के लिए भेज रहे होते हैं और वो उनसे कह रही होती है कि डैड आपके पास इतना ज्यादा पैसा है जिसे अगर मैं अलग अलग लाइफ में भी खर्च करूंगी ना तो भी वो कम नहीं होंगे, तो आखिर आप मुझे ब्लाइंड डेट पर क्यों भेज रहे हैं, आखिर शादी करने की क्या जरूरत है। तो फिर उसके डैड उसे बाहर लेकर आ जाते हैं और उसका बैग उसे टंगाते हुए समझाने लगते हैं कि अगर वो अभी ब्लाइंड डेट के लिए नहीं गई तो फिर वो उसे कोई भी पैसे नहीं देंगे, और ऐसा बोलकर वो उसकी चिप्स लेकर खाने लगते हैं। शाह कह रही होती है कि डैड आप ऐसा नहीं कर सकते, तो भी उसके डैड गार्ड्स के साथ अंदर चले जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं और उसे कह देते हैं कि अगर वो शादी नहीं करेगी तो फिर वो खुद शादी कर लेंगे और उसके लिए स्टेप मदर ले आएंगे और सारे अपने बिलियन डॉलर्स के एसेट्स उसे दे देंगे। तो इसलिए चुपचाप से अगर उसे पैसे चाहिए तो उसे खुद शादी करनी होगी। तो शाह डिसाइड करती है कि चलो बस ब्लाइंड डेट पर ही तो जाना है और शादी ही तो करनी है, इतने बिलियंस पैसे के लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। फिर वो ब्लाइंड डेट पर आ जाती है। जैसे वो कैफे में एंटर करती है तो हमारे मेल लीड जीएन को दिखती है और सोचती है कि शायद यही मेरा ब्लाइंड डेट है जिसे डैड ने मेरे लिए चुने। फिर वो सामने बैठ जाती है और उसे अपने बारे में बता देती है कि मैं ही तुम्हारी ब्लाइंड डेट हूँ और मेरा नाम शाह है। जी सुनते के साथ ही जीएन कहता है कि तुम तो आखिर फोटो से इतनी अलग कैसी लग रही हो, फोटो में तो तुम ऐसी नहीं दिख रही थी। तो शाह मन में सोचती है कि डैड ने क्या मेरी ब्लाइंड डेट फिक्स करने के लिए मुझे पतली दिखाकर फोटो दी है। फिर वो बहाने करती है कि असल में वो थोड़ी पुरानी फोटो है ना, इसलिए मैं अलग दिख रही हूँ। यहाँ पर जीएन तो कंपैरिजन कर रहा होता है कि सच में वो तो बिल्कुल ही अलग है और शाह उसे कह रही होती है कि देखो इतना चेक करने की जरूरत नहीं है, आखिर आजकल के तुम कैमरा को तो जानते ही हो कि रियल में इंसान क्या देख रहा होता है और उसे क्या ही दिखाते हैं, तो फिर इतना मत देखो। जीएन कहता है कि देखो मुझे कोई अपना टाइम वेस्ट करने का शौक नहीं है, अगर तुम रेडी हो तो फिर हम लोग इसी वक्त ही सिविल अफेयर्स ब्यूरो चल के मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। शाह कहती है कि आखिर इतना हैंडसम फेस लेकर तुम ऐसी चीजें कैसे बोल सकते हो। जेन कहता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं करना चाहती तो वोट कर जा रहा होता है, तो वो तुरंत ही उसे रोकती है और कहती है कि हम बैठ के बात करते हैं, असल में मेरा बस ये कहना था कि ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं है। तो जेन उसे कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में ज्यादा अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं। तो सुनते के साथ ही शाह तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और सोचती है कि अरे वाह ये तो कितनी अमेजिंग मैरिज होगी, लगता है ये बंदा भी सेम मेरी तरह है जिसे जिसकी फैमिली ने शादी के लिए फोर्स करे होंगे और इसलिए वो फोर्स करने पर ब्लाइंडेड पर आया। फिर तो अच्छा है हम फेक मैरिज करेंगे, ये तो कितना वंडरफुल हुआ। जीएन यहाँ पर शाह को समझा देता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लो और अगर कुछ चीज चेंज करनी होगी तो बता दो, फिर मैं तुरंत ही वापस चेंज करवा लूंगा। शाह फिर कॉन्ट्रैक्ट का पहला रूल पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि शादी के बाद दोनों ही एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे, और दूसरा रूल होता है कि शादी के बाद शाह का सारा खर्चा जीएन उठाएगा और उल्टा उसे 200 मिलियन भी देगा। ये पढ़कर वो खुश हो जाती है और सोचती है कि फिर तो कितनी अच्छी बात है, मुझे तो पैसा खर्च करने वाला ऐसा बंदा कहाँ मिल सकता है। वो कहती है कि लेकिन आखिर ये हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज सिर्फ 2 साल की क्यों है। वो कहता है कि 2 साल का इसलिए ताकि अगर तुम्हें या मुझे एक दूसरे से डिवोर्स लेना हो तो फिर हम ले सकते हैं, लेकिन अगर तुम चाहो तो फिर ये 2 साल के बाद कॉन्ट्रैक्ट वापस बढ़ भी सकता है, सब तुम्हारी मर्जी पे डिपेंड रहेगा। शाह खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे तो मंजूर है, लेकिन क्या 2 साल बाद अगर हमारा डिवोर्स हुआ तो फिर क्या तुम दूसरी शादी नहीं करोगी। तो कहता है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है और वो मैं अभी बताना नहीं चाहता। तो फिर शाह कहती है कि ठीक है मैं समझ गई और वो तुरंत ही साइन कर देती है, जिसके बाद फिर दोनों ही सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर आते हैं। जीन कहता है कि चलो आप अपना नंबर दे दो ताकि फिर तुम मेरे घर पे अब रहने के लिए आ जाना, क्योंकि अब तुम्हें मेरी मोम से डील जो करना है। वो तुरंत ही उसका नंबर दे देती है और कहती है कि नो प्रॉब्लम मैं तुम्हारे घर टाइम पर पहुंच जाऊंगी। फिर जीएन अपने यहाँ से जाने लगता है और शाह बहुत ही खुशी में अपने मैरिज सर्टिफिकेट का फोटो ले रही होती है और सोच रही होती है कि डैड ने मुझे जो काम दिए थे वो तो मैंने ऑलरेडी कर चुकी। इतने में उसे उसके डैड का कॉल भी आ जाता है, तो वो खुशी से उनसे बात करने लगती है। तभी उसके डैड उसे कॉल पर बताते हैं कि उसका जो ब्लाइंडेड था उससे कुछ काम पड़ गया इसलिए वो आज नहीं आ पाया। तो शाह कहती है कि डैड अगर वो आया नहीं तो मैंने जिस बंदे से शादी कर रही हूँ वो कौन है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जीएन जब जा रहा होता है तभी रास्ते में उसे उसकी मॉम की कॉल आती है और उसकी मॉम उसे पूछती है कि मैंने अपनी जिस फ्रेंड की बेटी को तुम्हें ब्लाइंड डेट के लिए भेजी थी वो तुम्हारा वेट कर रही है, आखिर अभी तक तुम गए क्यों नहीं। जीएन कहता है कि मॉम आप तो जानती है ना कि मैं टाइम का कितना पक्का हूँ और मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो कि टाइम पर अपना काम नहीं करते। वो टाइम पर नहीं आई इसका ये मतलब है कि वो सिंसियर थी नहीं, इसलिए मैंने अब किसी और से शादी कर चुका हूँ। ये सुनने के साथ ही उसकी मॉम शॉक हो जाती है। असिस्टेंट सब सुन रहा होता है और मन में सोच रहा होता है कि मेरे बॉस जो कि इतने साल अब्रॉड में काम करने के बाद यहाँ कंट्री में आकर अपना बिजनेस एक्सपांड कर रहे हैं, उन्होंने
इतनी सारी लड़कियों को रिजेक्ट करते हुए एक ऐसी नॉर्मल ऑर्डिनरी लड़की से शादी कर ली, बस अपनी मॉम के शादी के प्रेशर से बचने के लिए। दूसरी ओर शाव घर पहुंचने के बाद अपने डैड को जब मैरिज सर्टिफिकेट दिखा रही होती है, तो उसके डैड कह रहे होते हैं कि क्या तुम्हें डर नहीं है कि क्या पता तुम कोई फ्रॉड में फंस गई होंगी तो फिर, और उस बंदे ने बस तुमसे पैसों के लिए शादी किया होगा। शाव कहती है देखो डैड, मैंने जैसा लुक करके गई थी मुझे तो नहीं लगता कि उसने पैसों के लिए शादी किया होगा, तो आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, ना लुक्स ना पैसे, तो डरने वाली क्या बात है। डैड कहते हैं कि अब तो मुझे शक हो रहा है कहीं तुमने किसी एक्टर को तो नहीं हायर कर ली तुम्हारे साथ फेक मैरिज का नाटक करने के लिए। तो शाओ अपने डैड को बैठाती है और उन्हें समझाने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और फिर वो जियन की फोटो भी दिखाती है और कहती है कि डैड देखो ये कितना हैंडसम है, तो इससे शादी करके मेरा बिल्कुल भी कोई लॉस नहीं है, बल्कि ये तो कितना अमीर भी है और हैंडसम भी है। तो उसके डैड कहते हैं कि फिर आखिर उससे तुम में क्या पसंद आया, क्या तुम उसे बड़ी अच्छी लग रही थी। तो फिर शाओ गुस्से में कहती है कि डैड क्या आप मुझे मोटी बोल रहे हैं। तो फिर उसके डैड कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी बेटी तो कितनी ब्यूटीफुल है और वो बिल्कुल भी मोटी नहीं है, तो मुझे तो लगता है कि तुम थोड़ी पतली हो चुकी हो। ऐसा बोलकर वो उसे चॉकलेट खाने को देते। शाओ तो यहाँ पर जियन का फोटो दिखाते हुए कह रही होती है कि मुझे तो ये बंदा बहुत ज्यादा पसंद है, कितना हैंडसम है ये। फिर उसके डैड कहते हैं कि ठीक है, अगर मेरी बेटी को पसंद आ गया तो फिर मैं इसे सन इन लॉ के तौर पे एक्सेप्ट कर लेता हूँ, वैसे भी तुम्हें जल्दी कोई लड़के पसंद नहीं आते। लेकिन एक काम करते हैं, अभी थोड़े टाइम के लिए हम अपनी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखेंगे, और एक बार अगर वो टेस्ट पास कर लेगा तो फिर मैं तुम्हें डबल डाउरी दूंगा। चाओ कहती है कि डैड डाउरी की तो जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पैसे याद है जो आपने मुझे देने के लिए प्रॉमिस किए थे। तो उसके डैड कहते हैं कि तुम्हारी जब फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी होगी तो उसके बाद मैं तुम्हें ये सब पैसे दे दूंगा। शाओ कहती है कि डैड लेकिन आपने मुझे उस लड़के से आइडेंटिटी छुपाने के लिए कहा है, लेकिन मैंने तो उसे ऑलरेडी अपने घर का एड्रेस दे चुकी हूँ। तो फिर उसके डैड कहते हैं कि उसकी फिक्र मत करो, एड्रेस तुमने ये दियो इसका ये मतलब नहीं है कि हम यहाँ पे रह रहे हैं तो यहाँ के ओनर हम हैं। तो फिर शाह को ये आइडिया पसंद आता है और फिर वो सारी चॉकलेट्स लेकर चली जाती है। फिर शाह के डैड अपने असिस्टेंट को यहाँ पर बुलाते हैं और उसे जीएन के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने को बोल देते हैं। तो असिस्टेंट भी जीएन की फोटो देखकर कहता है कि ये बंदा जाना पहचाना लग रहा है। फिर नेक्स्ट डे जीएन शाह के घर पे उसे लेने के लिए पहुंच जाता है, और उसका इतना बड़ा विला देखकर वो सोचता है कि क्या वो कोई अमीर फैमिली की बेटी है। और शाओ यहाँ लगेज लेकर बाहर आती है और उसे कहती है कि हस्बैंड तुम फाइनली आ गए। वो उसे अपने डैड से मिलवाती है तो जी उन्हें हेलो डैड कहता है। तो फिर शाओ के डैड भी कहते हैं कि मेरा सन इन लॉ तो बड़ा कमाल का है। वो बताते हैं कि असल में मैं यहाँ का बटलर हूँ, और शाओ के डैड ने अपने बटलर को ओनर बनने का प्रिटेंड करने के लिए दे दिए होते हैं, और वो यहाँ पर जीएन को ये दिखाते हैं कि उनका अपने बॉस के साथ कितना अच्छा कनेक्शन है, इसलिए ही वो अपने बॉस के साथ अपनी बेटी को लेकर इसी घर में रहते हैं। पर डैड जियन को इस बारे में समझाने लगते हैं कि मेरी सिर्फ इकलौती बेटी है, इसलिए उसका तुम्हें ख्याल रखना है और उसकी फीलिंग्स के साथ कभी खेलना नहीं, और ना ही पैसों के लिए उसे चीट करना। तो फिर शाह कहती है कि डैड आप भूल गए हमारे पास तो कोई पैसे है ही नहीं। जिन कहता है कि डैड अब आप किसी भी बात का फिक्र मत करो, शाह अब मेरी वाइफ है और मैं इसे कोई भी चीट नहीं करने वाला हूँ, ना ही फीलिंग्स के लिए ना ही पैसों के लिए, और ऊपर से अब ये मेरी वाइफ है तो मैं इसे हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा और इस किसी को भी इसे बुली करने नहीं दूंगा। शाओ जी इनकी बातें सुनते रह जाती है और सोचती है कि कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है, कि मुझे भी एकदम बिल्कुल रियल लग रहा है, मेरे डैड तो पक्का इसकी बातों में आ चुके होंगे। फिर जीन कहता है कि चलो अब चलते हैं। शाओ रोते हुए अपने डैड को देखती है तो वो भी रोने का नाटक करके फिर उसे कार में बैठा कर यहाँ से बाय बाय कर रहे होते हैं और समझा देते हैं कि अगर तुम्हें कोई भी बुली करे ना तो डैड को याद कर लेना, हमारे डैड तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। और फिर जीएन शाओ को लेकर चला जाता है, और फिर शाओ के डैड फाइनली बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि मेरी बेटी जो कि 20 सालों से सिंगल पड़ी हुई थी, फाइनली अब उसकी शादी हो गई, अब मैं मरने के बाद अपनी वाइफ को मुंह दिखा पाऊंगा। तो बटलर कहता है कि मास्टर क्या आपको डर नहीं है कि आपकी बेटी शाओ को वहां जाने के बाद कोई बुली करेगा तो फिर। डैड कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, मेरी बेटी बहुत ज्यादा नॉटी है और उसकी जबान भी बहुत तेज है, तो इसलिए उसे नहीं बल्कि वो लोगों को बुली कर सकती है, तो मैं तो उसकी मदर इन लॉ के लिए प्रेयर कर रहा हूँ कि बस उनका हाल ठीक ठाक हो। फिर कार से जाते हुए जियन यहाँ पर शाओ को अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन दे देता है और कहता है कि इसमें स्टोरी भी है कि तुम्हें मेरी मॉम को क्या लव स्टोरी बतानी होगी। तो जियन की इन्फॉर्मेशन पढ़कर शाओ से पूछती है कि यानी तुम पे ग्रुप कंपनी के सीईओ हो और हमारी लव स्टोरी ऐसी है कि तुम्हें मुझसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया और तुम मुझे भूल नहीं पाए। ऐसा पढ़कर वो खूब हंसने लग जाती है। तो फिर वो उसे समझाता है कि मेरी मॉम बहुत ही कंट्रोलिंग टाइप की पर्सन है, वो बहुत ही शक भी करती है, इसलिए वो इतनी इजीली हमारी मैरिज पर बिलीव नहीं करेंगी।
इसलिए तुम्हें मेरे साथ मिलकर अच्छे से एक्ट करना होगा और मेरी मॉम को पूरा यकीन दिलाना होगा, तभी जाकर वो हमारी मैरिज को एक्सेप्ट कर पाएंगी। शॉ कहती है कि मैं तुम्हारे साथ एक्टिंग करने को तैयार हूँ, लेकिन अगर मुझे कहीं पे भी रॉन्ग किया जाएगा तो वो मैं सह के नहीं लूंगी। तो फिर वो कहता है कि तुम उसकी फिक्र मत करो, अगर तुम मेरी फैमिली को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी तो मैं तुम्हारी सारी बातें मान लूंगा, और मैं अभी तुम्हें 10 मिलियन दे रहा हूँ। इसके बाद तुम 10 दिनों के अंदर अगर मेरी मॉम को हमारी मैरिज एक्सेप्ट करवा लोगी तो फिर मैं तुम्हें 100 मिलियन ट्रांसफर कर दूंगा। ये सुनते के साथ ही शाह तो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है और कहती है कि तुम तो कितने ज्यादा अच्छे हो, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मॉम को हमारी मैरिज पर यकीन दिलवा के रहूंगी। शॉ कहती कि वैसे तुम्हारी क्वालिफिकेशन के हिसाब से तो तुम्हें कोई भी लड़की मिल जाती, तो तुमने मुझसे क्यों शादी करे। जेन कहता है कि क्योंकि तुम मेरी तरह हो, मोटी भी और अगली भी। तो फिर वो कहती है कि तुम किसे अगली कह रहे हो, लगता है तुम्हारी आंखों के साथ साथ तुम्हारा दिमाग भी खराब है। अब मुझे समझ आया कि तुम्हारे हैंडसम होने के बाद भी तुम्हें ब्लाइंड डेट पर क्यों जाना पड़ रहा है, क्योंकि सारी जो ब्यूटीफुल लड़कियां होंगी वो तुम्हारी बातें सुनने के साथ ही तुम्हें छोड़कर भाग जाती होंगी। जेन कहता है कि तुम बताओ कि तुम मुझसे शादी करने के लिए क्यों मान गई थी, क्या इसलिए कि बस लुक्स की वजह से। तो फिर वो कहती है कि हाँ ये बात भी सही है कि तुम हैंडसम भी हो, लेकिन मेन बात तो ये है कि मेरा दिल नन वाला हो चुका है और मुझे कोई मैन में इंटरेस्ट है ही नहीं। इतने में शाह देखती है कि उसके डैड ने उसे मैसेज किए और बहुत सारी ट्रिक्स वाली उस बुक का पीडीएफ सेंड कर दिए जिससे वो अपने हस्बैंड का दिल जीत सकती है। वो कहते हैं कि क्या बुक मैं तुम्हें सेंड कर दूं। यहाँ पर जल्दी से शाह अपना फोन बंद कर दिए और जी से कहने लगती है कि तुमने अपने पर्पस से मुझे शादी की और मैंने अपने पर्पस से तुमसे शादी करी, इसलिए अब हम दोनों पार्टनर्स हैं, तो हम दोनों साथ मिलकर कोऑपरेट करेंगे और अच्छे से एक्ट करेंगे तुम्हारी फैमिली को यकीन दिलवाने के लिए। फिर दूसरी तरफ घर पे हम जीएन की मॉम और उसकी सिस्टर को देखते हैं। यहाँ पर मॉम कह रही होती है कि मुझे यकीन है कि तुम्हारे भाई ने बस मुझे झूठ बोला है और पक्का वो फेक मैरिज का नाटक कर रहा है, लेकिन देखना तुम मेरा एक्सप्रेशन नोटिस करना, मैं तुम्हारे भाई को कैसे एक्सपोज करूंगी। इतने में जीएन घर पे शाह को लेकर पहुंच जाता है। मॉम तो यहाँ पर शाह को देख के लिए क्यों मान गई थी, क्या इसलिए कि बस लुक्स की वजह से। तो फिर वो कहती है कि हाँ ये बात भी सही है कि तुम हैंडसम भी हो, लेकिन मेन बात तो ये है कि मेरा दिल नन वाला हो चुका है और मुझे कोई मैन में इंटरेस्ट है ही नहीं। इतने में शाह देखती है कि उसके डैड ने उसे मैसेज किए और बहुत सारी ट्रिक्स वाली उस बुक का पीडीएफ सेंड कर दिए जिससे वो अपने हस्बैंड का दिल जीत सकती है। वो कहते हैं कि क्या बुक मैं तुम्हें सेंड कर दूं। यहाँ पर जल्दी से शाह अपना फोन बंद कर दिए और जीन से कहने लगती है कि तुमने अपने पर्पस से मुझे शादी की और मैंने अपने पर्पस से तुमसे शादी करी, इसलिए अब हम दोनों पार्टनर्स हैं, तो हम दोनों साथ मिलकर कोऑपरेट करेंगे और अच्छे से एक्ट करेंगे तुम्हारी फैमिली को यकीन दिलवाने के लिए। फिर दूसरी तरफ घर पे हम जीएन की मॉम और उसकी सिस्टर को देखते हैं। यहाँ पर मॉम कह रही होती है कि मुझे यकीन है कि तुम्हारे भाई ने बस मुझे झूठ बोला है और पक्का वो फेक मैरिज का नाटक कर रहा है, लेकिन देखना तुम मेरा एक्सप्रेशन नोटिस करना, मैं तुम्हारे भाई को कैसे एक्सपोज करूंगी। इतने में जीएन घर पे शाह को लेकर पहुंच जाता है। मॉम तो यहाँ पर शाह को देखकर शॉक हो रही होती है और जीएन बता रहा होता है कि मॉम ये मेरी वाइफ है, और वो शाह को भी मिलवा देता है कि मेरी मॉम और ये मेरी बहन। जीन की मॉम कहती है कि आखिर ये मोटी कौन है। तो शाह जीन से कहने लगती है कि हस्बैंड देख लो मुझे आखिर कैसे बुली किया जा रहा है। जीन अपनी मॉम से कहता है कि ये मेरी वाइफ है, इसलिए मॉम आप इससे अच्छे से बात करिए। ये मॉम से कहती है कि तुम्हें फेक मैरिज के लिए कोई एक्टर ही चुनना था तो कोई डिसेंट लड़की को ले आते, ये किसको लेकर आए हो। शाह कहती है कि मैं बहुत ही ब्यूटीफुल हूँ ना, मेरे को तो जीएन ने बोला है कि मैं जितनी ज्यादा मोटी हूँ ना उतनी ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ। जीएन मुझसे हमेशा बोलता रहता है कि मेरा गोल गोल मुंह बहुत ज्यादा क्यूट लगता है एंड जीएन को मेरी टाइप की लड़कियां पसंद है। तो जीएन की बहन को तो ये देखकर हंसी आ रही होती है और जीएन बस यहाँ पर शाह को देखकर उसकी कहानी सुन रहा होता है। शाह कह रही होती है कि जीएन ने मुझसे कहा है कि मैं उसकी ड्रीम गर्ल हूँ और मेरी कही हुई हर बात इसके दिल पर लगती है। ऐसा बोलकर वो जीएन को यहाँ पर मारने का नाटक कर रही होती है और वो बेचारा सोच रहा होता है कि ये कितनी स्ट्रांग है। तभी यहाँ पर जीएन की बहन जल्दी से शाह के पास आ जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हारे और मेरे भाई में से किसने एक दूसरे को पहले परस्यू किया। तो फिर शाह बताती है कि असल में मुझे तुम्हारे भाई से 3 साल पहले लव एट फर्स्ट साइट हुआ था। फिर तुम्हारे भाई को चेस करने के लिए मैंने कितनी ज्यादा मेहनत करी, तुम्हारे भाई का दिल जीतने के लिए मैं बिल्डिंग से नीचे खड़ी रहा करती थी, पर ये बहुत ज्यादा कोल्ड था, बिल्कुल एक माउंटेन की तरह, और ये हमेशा मुझे दूर कर दिया करता था। तो ये सुनकर भी
जू को हंसी आ रही होती है और वो पूछती है कि आगे क्या हुआ। तो शाह बताती है कि फिर लेकिन मैंने हार नहीं मानी और मैं तुम्हारे भाई को मनाती गई और उसका दिल मेरे लिए पिघल ही गया और तब जाके फाइनली ये मुझे डेट करने के लिए माना है। तो जू कह रही होती है कि सिस्टर इन लॉ आप तो कितनी ज्यादा अमेजिंग हो। तो यहाँ पर शाह अपनी और तारीफें करते हुए बता रही होती है कि तभी तो मैं तुम्हारे भाई को इतनी ज्यादा पसंद हूँ। उसने कहा है कि उसे मेरी जैसी ऐसी मोटी लड़की पसंद है। तभी मॉम चिल्लाने लगती है कि तुम लोग को क्या लगता है कि तुम लोग ये सब कहानी सुनाओगे और मुझे बिलीव हो जाएगा, मुझे पता है कि तुम लोग एक्टिंग कर रहे हो। तो वो जून के पास आती है और कहती है कि मॉम क्यों ना आप इन दोनों को किस करने बोलो, तभी हमें पता लग जाएगा कि ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं या फिर इन लोग के बीच की शादी रियल है। तो मॉम भी कह देती है कि हाँ अब तुम दोनों किस करोगे तभी मैं मानूंगी। तो जू तो इन लोग को चीयर कर रही होती है कि चलो अब जल्दी से किस करो। तो यहाँ पर फिर दोनों ही एक दूसरे के क्लोज आ रहे होते हैं। शाह अपने आप को समझाने लगती है कि सिर्फ किस ही तो है, कर ही लेती हूँ और फिर दोनों किस कर लेते हैं। तो जू बहुत ही खुश हो जाती है कि आप लोग की जोड़ी तो कितनी स्वीट है। फिर जीन कहता है कि मॉम अब तो आप सेटिस्फाइड हो गई होगी ना। ऐसा बोलकर वो शाह का हाथ पकड़ के उसे सीधा रूम में लेकर जाता है। पर यहाँ मॉम अभी भी गुस्सा होती है। जू कहती है कि मॉम आपने देखा नहीं कि भाई ने किस तरीके से सिस्टर इन लॉ का हाथ पकड़ा था, तो मुझे भी लगता है कि पक्का वो दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। मॉम कहती है कि मुझे अभी भी बिलीव नहीं और वैसे भी दोनों के बीच में इतना डिफरेंस है, क्या पता उस लड़की ने बस तुम्हारे भाई से पैसों के लिए शादी करी। तो फिर जू कहती है कि मॉम ऐसा कैसे हो सकता है, उस लड़की को देख कर ही पता लग रहा है कि उसके जो कपड़े हैं और उसकी जो बाल मेरे पर सब इतना महंगा है, तो वो पक्का एक अमीर फैमिली की लड़की होगी। तो इसलिए उसने कोई भाई के पैसों की वजह से शादी नहीं करी है मुझे लगता। तो मॉम चिल्ला कर कहती है कि क्या पता वो सब तुम्हारे भाई ने उसे खरीद दिया होगा, तो फिर क्या बोलोगी तुम। जू कहती है कि लेकिन सिस्टर इन लॉ कितनी अच्छी भी तो है और कितनी क्यूट भी है। मॉम यहाँ पर गुस्सा हो रही होती है, कहती है कि तुम अपने डैड को कॉल करके यहाँ पर बुलाओ ताकि वो भी तो अब्रॉड से आकर देखे कि यहाँ पर क्या चल रहा है। और फिर शाओ जीएन के साथ उसके रूम में आ जाती है और कहती है कि सच में तुम्हारी मॉम तो बहुत ज्यादा कोल्ड और मीन है, तभी मुझे समझ आ रहा है कि तुम्हारे घर का एटमोसफियर इतना ज्यादा कोल्ड क्यों है। और फिर ये सब बोलते हुए सामने देखती नहीं है और जीएन से टकरा जाती है और गिरने लगती है। तो जीएन उसे बचाने को जाता है और फिर गलती से दोनों साथ में बेड पर गिर जाते हैं। फिर शाह जल्दी से उठ जाती है और कहती है कि देखो मैंने जान मश्की नहीं करी हूँ, ये सब बस एक्सीडेंट था, तो इसलिए तुम गुस्सा मत होना। जीएन कहता है कि मैं गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन ये बताओ कि आखिर जो हमने स्टोरी पहले से प्लान करे थे वो आखिर तुमने क्यों नहीं बताई और तुमने अपनी मन की स्टोरी क्यों बताई। तो शाह उसे बताती है कि क्योंकि तुम्हारी ओरिजिनल स्टोरी में प्रॉब्लम थी। अगर वो हम लेके चलते जिसमें था कि तुम्हें मुझसे लव एट फर्स्ट साइट हुआ और तुमने मुझे एक्टिवली परस्यू करे, तो क्या तुम्हें लगता है कि हम दोनों के फिजिकल डिफरेंस के हिसाब से क्या वो चीज फिट बैठेगी? बिल्कुल नहीं। जीएन उसे समझाता है कि पहली बात तो ये कि मैं कोई सुपरफिशियल पर्सन नहीं हूँ और दूसरा ये कि अगर मुझे सच में किसी से प्यार हुआ ना तो मैं उसका अपीयरेंस नहीं देखने वाला हूँ। तो शाह कहती है कि लेकिन तुम्हारी मॉम को तो इतनी इजीली बिलीव नहीं होता ना। तो फिर जीएन उसे समझाता है कि वो तो ऑफ कोर्स नहीं होता। शाह कहते हैं कि कोई बात नहीं, लेकिन अब किस करने के बाद तो उन्हें यकीन हो ही क्या होगा ना। जीन कहता है कि तुम बस इसे इतना छोटा सा मैटर समझ रही हो, आखिर वो मेरा फर्स्ट टाइम था। शाह कहते हैं कि तुमने क्या कहा। तो जीन जल्दी से बात घुमाता है और कहता है कि मुझे अभी काम है तो मैं जा रहा हूँ अपनी कंपनी। ये कहकर वो चला जाता है और उसे ऐसे देखकर यहाँ पर शाह को तो उसके ऊपर बहुत हंसी आ रही होती है और वो सोचती है कि दिखने में तो इतना कोल्ड दिखता है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये इतना प्योर और से शाई टाइप का पर्सन होगा। दूसरी ओर जीएन अपना कार से जाते हुए शाह के बारे में सोचने लग जाता है और फिर वो अपने असिस्टेंट को शाह के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने बोलता है। असिस्टेंट कहता है कि बॉस पहले तो आपने कहा था कि वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी। फिर जीएन उसे गुस्से में देखता है तो असिस्टेंट मान जाता है कि ठीक है बॉस। फिर आफ्टरनून में हम देखते हैं कि शाह जीएन की मॉम के पास आती है और कहती है कि मॉम पूरे 12 बज चुके हैं, तो आखिर अब हम लोग लंच कब करेंगे, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। तो फिर जीन की मॉम बताने लगती है कि हमारे फैमिली के रूल्स कोई ऑर्डिनरी फैमिली वाले नहीं रहते और क्योंकि अब तुम्हारी इस घर में शादी हो गई है और तुम्हारे पास अच्छे लुक्स नहीं है और अच्छी फैमिली नहीं है, तो क्या हुआ, यहाँ के रूल्स तो तुम्हें फॉलो करने पड़ेंगे। शाह उनके पास आके बैठ जाती है और कहती है कि क्या आपकी फैमिली के रूल्स वही पुराने जमाने वाले होते होंगे, मैंने ऐसी नॉवेल्स पढ़ी हूँ वो स्टोरी में ऐसे ही सब कुछ होता है और जो मदर इन लॉ होती है वो बहुत ही बड़ी चुड़ैल होती है जो कि आने वाली डॉटर इन लॉ के लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टीज क्रिएट करती रहती है और टॉर्चर करती रहती है। तो क्या आप वही वाले रूल्स पढ़ रही हो। मॉम कहती है कि वैसे तो तुम मुझे पसंद नहीं और मैं तुम्हारी और जीएन की शादी के लिए एग्री भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन आखिर तुम दोनों की अब शादी हो चुकी है तो फिर मेरे पास कहने को अब कुछ भी नहीं है।
तो मुझे बस तुमसे यही उम्मीद है कि अब अच्छे से हमारी फैमिली की डॉटर इन लॉ बनने की ड्यूटीज पूरी करो। तो शाह रोने का नाटक करने लगती है और कहती है कि कहीं आप वो टीवी सीरीज की तरह मेरी एविल मदर इन लॉ बन के मुझे टॉर्चर तो नहीं करने वाली है, मुझे नीडल्स तो नहीं छुपाने वाली है। तो मॉम चिल्लाती है कि तुम आखिर क्या बकवास कर रही हो। तो शाह कहती है कि अगर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है तो फिर ठीक है। वैसे ये बताइए कि 1 बजने वाले हैं, आखिर अभी तक खाने की तैयारी क्यों नहीं शुरू हुई। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि आप मुझसे खाना बनवाने वाली है और घर के काम करवाने वाली है। आखिर ये घर इतना बड़ा है तो यहाँ पर मुझे तो ये सारे काम नहीं करने पड़ेंगे ना। तो मॉम तुरंत ही फिर हाउस कीपर को ऑर्डर दे देती है कि जाओ जल्दी से खाना बनाओ। तो फिर शाह बहुत ही खुश होती है और कहती है कि मुझे पता है आप तो कितनी ज्यादा अच्छी हो, और वो उन्हें हार्ट भी दे रही होती है। तो फिर जीएन की मॉम कह देती है कि मेरे सामने ज्यादा अच्छा बनने का नाटक करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुमने मेरे बेटे से बस उसके पैसे के लिए शादी करी हो। शाह कहती है कि आपको कैसे पता लग गया। तो उसकी मॉम कहती है कि तभी तो तुमने शादी करी हो। शाह कहती है कि बात तो सही, लेकिन मैंने आपके बेटे के पैसों के लिए नहीं बल्कि अपने पैसों के लिए शादी करी हो। मॉम कहती है कि तुम्हारे खुद के पैसे वो कहाँ से आए। तो फिर वो बताती है कि मेरी फैमिली के पास आपके बेटे से बस थोड़े से ज्यादा पैसे। मॉम कह रही है कि कहीं तुम ये तो नहीं कह रही हो कि तुम शहर की रिचेस्ट फैमिली सू फैमिली की बेटी हो। तो शाह कहती है कि आपको कैसे पता लगा। तो मॉम कहती है कि मेरे साथ ऐसा फालतू मजाक मत करो। इस शहर में 3 ही रिचेस्ट फैमिली है जिसमें से एक सू फैमिली भी आती है, और तुम्हारा सरनेम सू है तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपने आप को एक रिचेस्ट फैमिली की डॉटर बताओगी। दूसरी ओर जीन के पास उसका असिस्टेंट शाओ की सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आ जाता है और बताता है कि उसके बारे में सिर्फ इतना ही पता लगा है कि वो बटलर की बेटी है, उसके आगे कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। तो जीएन को ये चीज अजीब लग रही होती है और वो सोच में होता है कि आखिर ऐसा कैसे, आखिर उसका रीजन क्या होगा मुझे शादी करने का। क्या ये सब इंटेंशनल है या फिर बस कोइंसिडेंस है। तभी फिर जीएन को शाओ का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि तुम्हारी मॉम ने बाहर मुझे शॉपिंग के लिए लेकर आई है, लेकिन मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है, तो मैं कुछ भी अफोर्ड नहीं कर पा रही हूँ, तो क्यों ना तुम मुझे थोड़े पैसे दे दो। तभी मॉम यहाँ पर कहने लगती है कि तुमने क्या मेरे बेटे को एटीएम समझी हुई हो। तो फिर शाह कहती है कि अब आपकी बेटे की शादी मुझसे हो गई है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है ना मुझे पैसे देना। मॉम यहाँ पर फोन लेने को करती है पर शाह नहीं देती। तो मॉम यहाँ पर फिर जोर से चिल्लाकर जीएन से कह देती है कि सुना ना तुमने, तुम्हारी वाइफ ने तुमसे बस पैसों के लिए शादी करी है। तो शाह बहुत ही क्यूट वॉइस में जीएन से कहती है कि हस्बैंड ऐसा नहीं है, मैं तो बिना पैसे के भी तुमसे शादी करती, लेकिन अब तुम्हारे पास पैसा है तो क्यों नहीं लूं। तभी इतने में जीएन की मॉम की फ्रेंड उन्हें आवाज देती है। तो मॉम फिर आगे जाने लगती है। शाह कहती है कि ठीक है फिर आप अपनी फ्रेंड्स लोग के पास जाओ, मैं जब तक जीएन से कॉल पर बात कर लेती हूँ और फिर आपके पास आती हूँ। जीएन ये सब सुनकर स्माइल कर रहा होता है। शाह जीएन को फिर यहाँ कॉल पे बता रही होती है कि तुम्हारी मॉम तो सच में बहुत ज्यादा चालाक है, उन्होंने मुझे बाहर शॉपिंग पर लेकर आई है मुझे डाउन फील करवाने के लिए। जीएन कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे खर्चे का पैसा तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा, फिर तुम जो चाहे वो शॉपिंग कर लेना। तो फिर शाओ तो तुरंत ही उसकी मॉम की तारीफें करने लगती है कि तुम्हारी मॉम तो बड़ी अच्छी है और वो तो बड़ी क्यूट भी है। जीएन कहता है कि जाओ आप शॉपिंग कर लो, और फिर वो कॉल कट करने के बाद एक ज्वेलरी शॉप में आ जाती है और तभी देखती है कि जीएन ने उसे 10 मिलियन ट्रांसफर कर दिए। तो ये पैसे देखकर वो खुश होती है और सोचती है कि अरे वाह, हस्बैंड के पैसे खर्च करने में तो अपने खुद के पैसे खर्च करने से ज्यादा ही मजा है। फिर तो ऐसा हस्बैंड मुझे खोना नहीं चाहिए, मैं 2 साल बाद इससे वापस से कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करवा लूंगी। तभी हम देखते हैं कि जीएन की मॉम भी यहाँ पर अपनी फ्रेंड्स लोग को इसी शॉप में लेकर आ जाती है और उन्हें समझाने लगती है कि अगर अब तुम लोग मेरी हेल्प करोगे मेरी इस डॉटर इन लॉ से पीछे छुड़ाने में और इसे अपनी मर्जी से मेरे बेटे से डिवोर्स दिलवाने में, तो फिर मुझे बहुत ही खुशी मिलेगी। तो फिर ये फ्रेंड्स कहती है कि तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारा पूरा साथ देने वाली है और हम लोग उसकी ऐसी बेइज्जती करेंगे ना कि वो खुद शर्म खा जाएगी और तुम्हारे बेटे को छोड़कर चली जाएगी। देखना, हम एक एक करके उसे लाइन सुनाएंगे। फिर जीएन की मॉम अपने सारी फ्रेंड्स को शाह से मिलवाती है और शाह को भी बताती है कि ये सारी मेरी फ्रेंड्स है। फिर यहाँ पर जैसा कि जीएन की मॉम ने अपनी फ्रेंड्स के साथ प्लानिंग करी थी, उनकी सारी फ्रेंड्स बोलना चालू कर देती है और कहती है कि आखिर तुमने ऐसी लड़की को अपनी डॉटर इन लॉ क्यों बनाई, तुम्हारा बेटा तो इतना एक्सीलेंट है, अगर हम तुम्हारी जगह पे होते ना तो ऐसी डॉटर इन लॉ को बाहर ले जाने में भी हमें शर्म आती, तो तुम आखिर इसे कैसे अपने साथ बाहर लेकर आ गई। दूसरी फ्रेंड कहती है कि जब मैंने तुम्हें अपनी बेटी से इंट्रोड्यूस करवाई थी तुम्हारे बेटे के लिए तो तुमने तो तुरंत रिजेक्ट कर दी थी, लेकिन देख लो अब तुम्हारे बेटे की पसंद, इसने किसी बेकार से तुम्हारे लिए डॉटर इन लॉ चूज करके लेकर आया है, ये तो मेरी बेटी के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है।
तो फिर जियन की मॉम कहती है कि मैं क्या ही कर सकती हूँ, आखिर मेरे बेटे को यही पसंद है। तो शाओ यहाँ पर मॉम का हाथ पकड़ के कहने लगती है कि मॉम क्या ये सच में आपकी फ्रेंड्स हैं? सोचो ये आपके मुंह पे इतनी बेइज्जती कर रही है आपकी, तो फिर आपके पीठ पीछे क्या क्या नहीं बोलती होंगी। इसलिए मैं तो बोलती हूँ कि ऐसी फ्रेंड्स होने से अच्छा है कि आप इनसे सारे फ्रेंडशिप कट कर लो, ये लोग कैसी लायक है। तो फिर दोनों फ्रेंड्स यहाँ पर गुस्सा आने लग जाती है और कहती है कि तुम कैसी बदतमीज लड़की हो, एल्डर से क्या कोई ऐसे बात करता है। तो लोग यहाँ पर शाओ को बातें सुनाने लग जाती है, तो शाओ भी पीठ में उन्हें अच्छे से जवाब देती है। तभी यहाँ पर मॉम इन सभी को चुप कराती है और वो मन में सोचने लगती है कि सच में क्या मैं इन्हें अच्छी फ्रेंड समझ रही थी और ये सभी बहुत ही खराब है। फिर वो तुरंत ही शाओ से कहने लगती है कि तुम्हें क्या पसंद आ रहा है, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ खरीद सकती हूँ। तो फिर शाओ कहती है कि मुझे पता था मॉम आप बहुत ज्यादा अच्छी हो। शाओ यहाँ पर एक ब्रेसलेट चूज करती है, तो ये सारी फ्रेंड्स मना करने लगती है कि नहीं नहीं ये तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। तो फिर शाओ एक नेकलेस चूज करती है, जो कि यहाँ पर फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगती है कि ये इतना महंगा है, तुम्हें सूट ही नहीं करता। तो स्टाफ कहती है कैसे कैसे, आप तो इतनी ब्यूटीफुल हो और एलिगेंट हो, ये आपको सूट करेगा। तभी शाह यहाँ पर काफी ड्रामे करते हुए कहने लगती है कि नहीं नहीं मेरी मदर इन लॉ इसे नहीं खरीद पाएंगी। तो स्टाफ कहती है कि अच्छा मैं समझी, आपकी मदर इन लॉ के पास पैसे ही नहीं है इसे खरीदने को, कोई बात नहीं मैं थोड़ा सस्ता वाला दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर तुरंत ही मॉम कहती है कि बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे लिए हर चीज खरीद सकती हूँ, ये पूरा स्टोर भी खरीद के दे सकती हूँ। तो शाह बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मॉम आप कितनी ज्यादा अच्छी हो, मुझे पता था ये। तभी यहाँ पर जिन की मॉम की सारी फ्रेंड्स उन्हें इशारा करती है कि आखिर वो ये कर क्या रही है। तो फिर वो वापस कहने लगती है कि नहीं मैं कुछ नहीं खरीदूंगी, तुम अकेले शॉपिंग करो। तो शाह कहती है कि मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है, अब मैं क्या करूंगी। और वो रोने का नाटक करने लग जाती है। तो स्टोर में आए हुए और भी लोग इन लोग को देखकर बातें कर रहे होते हैं और हंसने लग जाते हैं। तो मॉम ये देखते के साथ ही तुरंत ही अपना कार्ड निकालती है पे करने के लिए, और फिर वो तुरंत ही अपनी फ्रेंड्स के साथ जाने लग जाती है और शाह उन्हें थैंक्स कर रही होती है कि मॉम मुझे पता था आप इतनी ज्यादा अच्छी हो, मैं ना जल्द से जल्द आपको प्यारा सा ग्रैंड सन भी दूंगी। फिर स्टाफ शाह से पूछती है कि मिस आप क्या क्या खरीदना चाहेंगी। तो यहाँ पर बहुत सारी नेकलेस को वो ऑर्डर दे देती है खरीदने का और कहती है कि सारी रैप कर दो, ये मेरी मदर इन लॉ का कार्ड है, वो ही मुझे सब दिला रही है। दोस्ती और जियन की मॉम उससे मिलने के लिए ऑफिस में पहुंच जाती है और उसे चिल्लाने लगती है तुमने ऐसी अजीब सी लड़की से शादी करके कहाँ से लेकर आ गए, तो तुम उससे तुरंत ही डिवोर्स लो, नहीं तो फिर तुम्हें हमारी फैमिली की कंपनी का एक भी शेयर्स नहीं मिलने वाला। जेन कहता है कि ठीक है वो सब आप अपने लिए ही रख लो। तो फिर उसकी मॉम उसे समझाने लगती है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ, आखिर मैं तुम्हारा अच्छा ही चाहती हूँ। तो जियन फिर अपना बचपन याद कर रहा होता है, जब वो छोटा था तो उसकी मॉम उसकी कैट से उसको दूर कर देती है और समझा देती है वो ऐसी चीजों से नहीं खेल सकता है। वो उसे एक रूम में भी लॉक कर देती है और कहती है कि अब यहाँ पे रहकर अपनी गलती पे सुधार करो, क्योंकि अगर तुम ऐसी फालतू चीजों पे टाइम वेस्ट करोगे तो तुम्हारा फ्यूचर खराब हो जाएगा और मैं तुम्हारी मॉम हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारा अच्छा चाहती हूँ। जियान तो यहाँ पर कह देता है कि मॉम वो मेरी वाइफ है, मैंने उससे शादी की हूँ, वो कोई टॉय नहीं है जिसे मैं जब चाहूँ तब फेंक दूँ। तो मॉम कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम पुरानी चीजों की वजह से अभी भी मुझसे गुस्सा हो। जियन कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला हूँ, मेरा मतलब है कि आप अपने एक्शंस ज्यादा मत बढ़ाओ। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारी गलती यही है कि तुमने आखिर ऐसी अजीब सी लड़की से शादी क्यों करे, वो भी बिना बताए। तो बताओ लिमिट तुमने क्रॉस करो या फिर हमने। जियन कहता है कि मुझे अपनी मीटिंग के लिए जाना है और वो तुरंत यहाँ से चला जाता है। तो उसकी मॉम को और गुस्सा आ रही होती है और तभी वो देखती है कि शाह ने उनके कार्ड से कितनी ज्यादा शॉपिंग कर ली है। तो फिर ये देखकर उन्हें और गुस्सा आ रहा होता है। वो सोचती है कि मैंने अपनी सारी पुरानी फ्रेंड्स को लेकर गई थी उसे सबक सिखाने के लिए और मैं उल्टा खुद ही फंस गई और मेरा इतना नुकसान हो गया। फिर मॉम सोचने लग जाती है कि लगता है अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। फिर रात में पूरी फैमिली साथ में बैठ के डिनर कर रहे होते हैं और जू पूछ रही होती है कि सिस्टर इन लॉ मैंने सुनी कि आप मॉम के साथ शॉपिंग करने गई थी, तो आपने क्या क्या खरीदा। तो शाह बताती है कि मॉम ने मेरे लिए एक बहुत ही महंगा नेकलेस खरीदा और साथ ही मुझे अपना कार्ड भी दे दिया ताकि मैं जितना चाहे उतना खर्चा करूँ। तो फिर मैंने और भी शॉपिंग करी। जू कहने लगती है कि मॉम आप कितनी बायस्ड हो, आपने आज तक मुझे कोई कार्ड नहीं दिया ऐसे जितनी चाहे उतनी शॉपिंग करने के लिए और सिस्टर इन लॉ को दे दिया। तो मॉम कहती है कि तुम्हारी सिस्टर इन लॉ तो बहुत ही गरीब है, तो क्या बताओ तुम भी गरीब हो। तो यहाँ पर शाह कहने लगती है कि हाँ मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ, तो इसलिए अब आप मुझे ऐसी और भी अच्छी अच्छी चीजें देते रहना, आप ना जो चीज चाहे मुझे फेंक कर मार सकती है, मैं वो ले लूंगी। तो यहाँ पर फिर इसकी बातें सुनकर जियन को हंसी आ रही होती है और जियन की मॉम से चिल्लाती है कि तुम हंस रहे हो, इस लड़की से तुमने शादी कर रहे हो जिसने आज तक पैसे का मुंह नहीं देखी है।
जियन कहता है कि अच्छी बात है, इसे पैसों से प्यार है, क्योंकि वैसे भी मेरे पास एक ही स्ट्रेंथ है कि मेरे पास बहुत पैसा है। फिर शाओ तो यहाँ पर बहुत ही क्यूट बनते हुए जियन से कहने लगती है कि पैसे तो तुम्हारे पास है ही, लेकिन तुम्हारी पर्सनैलिटी उससे भी ज्यादा अच्छी है। मॉम यहाँ पर जियन से कहती है कि सच में आखिर मैंने तुम जैसे प्यार में पागल लड़के को कैसे पैदा करी। जू कहती है कि मॉम डैड भी तो ये भाई की तरह ही है ना, जो कि आपके प्यार में इतने पागल है। फिर शाओ जियन की मॉम को कोई खाना सर्व करती है और कहती है कि आप इसे टेस्ट करके देखो, मैंने इसे मार्केट से लेकर आई हूँ। तो फिर मॉम कहती है कि हाँ ठीक ही है। फिर वो इन दोनों से पूछती है कि तुम लोग ये बताओ कि तुम लोग वेडिंग सेरेमनी कब करने का सोच रहे हो। तो ये सुनने के साथ ही तीनों जन शौक होकर देख रहे होते हैं। तो मॉम कहने लगती है कि अब क्या हुआ, अब तुम्हें भी लग रहा है कि इस लड़की को तुम बाहर लेकर जाओगे तो तुम्हारी बेइज्जती होगी। जब तुम्हें फैमिली और फ्रेंड से इसे मिलवाने में इतनी डर लग रही है तो आखिर तुमने इससे शादी क्यों करे थे। जीएन बताता है कि मॉम, मैंने और शाव ने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि हम लोग 1 साल बाद वेडिंग सेरेमनी करेंगे। तो फिर उसकी मॉम कहती है कि 1 साल बाद क्यों, तुम दोनों तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो ना, और सब चीजें तुम दोनों ने डिस्कस कर लिए, तो आखिर वेडिंग सेरेमनी क्यों 1 साल बाद। फिर तो मैं समझ गई हूँ कि तुम दोनों पक्का नाटक कर रहे हो और तुम्हारी ये फेक मैरिज चल रही है ना। तो शॉ कहती है कि मॉम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, असल में मुझे वेट लॉस करना है और इसलिए मुझे 1 साल का टाइम चाहिए। मैं चाहती हूँ कि वेडिंग वाले दिन मैं वेडिंग ड्रेस पहनकर फिर बहुत ज्यादा ही ब्यूटीफुल लगूं। तो मॉम पूछती है कि तुम तो कह रही थी कि तुम तो बस थोड़ी सी मोटी हो, तो फिर आखिर 1 साल की क्या जरूरत है। तो शाह कहती है कि आप तो जानती है ना कि मैं तो थोड़ी सी मोटी हूँ, इसलिए तो ज्यादा टाइम लगेगा मुझे पतली होने में। मॉम कहती है कि सच में तुम इतनी मोटी और अपने आप को कम मोटी बता रही हो, रुको, कल से ही मैं तुम्हारे लिए डाइट वाले खाने का इंतजाम करवाऊंगी। एक तरीके से वो आप दोनों को ब्रेक भी करना चाहती है और दूसरी तरीके से वो आप दोनों को जोड़ रही है। और तुम बस मुझे 2 महीने दो, फिर मैं तुम्हें 2 महीनों में देखना कैसे पतली कर दूंगी। पता है उन्होंने आपके रूम से सोफा भी निकलवा लिए ताकि आप दोनों सेम बेड पर ही सो सको। जूया जियन के पास आके बैठती है और कहती है कि भाई, मुझे तो लगता है कि ये सिचुएशन बहुत ही अजीब चल रही है। पहले तो मॉम आप दोनों के रिश्ते के बहुत ही खिलाफ थी, पर अब तो वो सिस्टर इन लॉ को पतली भी करना चाहती है और आप दोनों की वेडिंग सेरेमनी के बारे में भी सोच रही है। तो इसलिए मुझे तो लगता है कि सिस्टर इन लॉ बहुत ही अमेजिंग है। मॉम भी अब उन्हें लाइक करने लगी है। यहाँ पर शाओ जो भी अच्छे अच्छे खाने उठाने की कोशिश करती है, मॉम उन सबको लेने से मना कर देती है और कहती है कि तभी तो तुम पतली नहीं हो पा रही हो, इसलिए अब से मैं तुम्हारी डाइट पर ध्यान दूंगी ताकि तुम्हें मैं पतली कर सकूं। तो अब रात के टाइम पे तो तुम्हें ऐसे खाने और भी नहीं मिलेंगे। और वो उस खाने की डिश को लेकर चली जाती है। तो शाओ अपसेट होकर जियन को देखती है और फिर वो रूम में आने के बाद उसे पूछती है कि आखिर तुमने अभी मेरी हेल्प क्यों नहीं करे, आखिर तुम्हारी मॉम अचानक से इतनी ज्यादा इमोशनल क्यों हो गई है और वो मेरी हेल्प क्यों करना चाहती है मुझे पतली होने में। जियन कहता है कि तुम्हें पतली नहीं होना तो फिर तुम चीट करके खा लेना। शॉ कहती है कि वैसे तुम्हारे रूम में दिन में तो यहाँ सोफा रखा हुआ था, आखिर अभी वो गायब कैसे। तो फिर जियन बताता है कि मॉम ने सोफा को यहाँ से बाहर निकलवा लिए क्योंकि उन्हें डर है कि अगर सोफा यहाँ रहा तो हम में से एक उसमें सोएगा, क्योंकि वो अभी भी शक कर रही है कि हम दोनों की फेक मैरिज चल रही है। शाह कहती है कि तो क्या फिर अब हम दोनों को सेम बेड शेयर करना पड़ेगा, लेकिन आज तक तो मैंने ऐसा कभी नहीं करी और मुझे उम्मीद है कि तुमने भी नहीं करे होंगे। जियन कहता है कि तुम्हें इस बात की पड़ी हुई है, क्या तुम्हें ये डर नहीं लगा कि मैं तुम्हारे साथ कहीं कुछ करूँ ना। आफ्टर ऑल एक लड़का और एक लड़की को एक अकेले रूम में नहीं होना चाहिए। तो शॉ कहती है कि आखिर मैं इतनी मोटी हूँ और इतनी अगली हूँ तो मुझे यकीन है कि मैं बिना कपड़ों के भी आ जाऊंगी ना, तो तुम मुझे पसंद नहीं करने वाले हो। तो फिर वो उसे समझाने लगता है कि पहली बात तो ये कि तुम अपने आप को मोटी और अगली बोलो मत, क्योंकि तुम इतनी बुरी नहीं हो, बल्कि मुझे लगता है कि तुम बहुत ही अच्छी हो। और दूसरी बात ये कि मुझसे एडवाइस ले लो कि किसी के ऊपर भी इतनी इजीली ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है, खास करके उस पर तो बिल्कुल नहीं जिससे तुम सिर्फ 1 या 2 बार मिली हो, और खास करके किसी मैन पर तो बिल्कुल नहीं। और फिर जियन यहाँ से बाहर जा रहा होता है तो शाह से कहती है कि बाहर जाते टाइम अपना ध्यान रखना, आखिर हैंडसम मैन को भी अपना ख्याल रखना चाहिए और बच के रहना चाहिए। तो वो कहता है कि हाँ हाँ, और वो उसे उसकी सारी नॉवेल्स के नाम सुनाने लगता है जो कि शॉ के डैड ने उसे सेंड किए थे कि अपने हस्बैंड को कैसे ट्रिक से फंसाए और उसे अपने प्यार में पागल करे। वो ये सारे नॉवेल्स के नाम गिनाता है। तो शाह उसे बताती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो सब नॉवेल है और मुझे तो मैन में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। तो फिर जियन पूछता है कि क्या तुम्हें फिर लड़कियां पसंद है। शाओ कहती है कि बिल्कुल नहीं, मेरा मतलब है कि मुझे सिर्फ पैसे पसंद है, मैं तुम्हारी तरह थोड़ी ना हूँ। तो जियन कहता है कि तुम्हारे कहने का ये क्या मतलब है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, तुम कहीं ये तो नहीं सोच रही ना कि मुझे लड़के पसंद है। तो शाओ कहती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हें लड़की पसंद होगी। तो जियन उसे चीज क्लियर करता है कि बिल्कुल नहीं, मैं बहुत ही स्ट्रेट मैन हूँ और मुझे लड़के ही पसंद है।
फिर वो ड्रॉअर में से अपना कार्ड निकाल कर लाता है और शाओ को देने लगता है और कहता है कि ये लो, तुम्हें जो खर्चा करना है तुम कर सकती हो। कार्ड देकर फिर वो अपना शावर लेने चला जाता है और शाओ तो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है और सोचती है कि वो कितना हैंडसम है और पैसे देते वक्त और हैंडसम लगता है। फिर जियन अपना शावर लेकर बाहर आता है और शाओ उसे देखने लग जाती है और सोच रही होती है कि सच में हैंडसम तो वो है ही, साथ में उसकी बॉडी भी इतनी अच्छी है। जियन उसे कहता है कि तुम क्या देख रहे हो। शाओ कहती है कि कुछ नहीं, मैं तो बस वेट कर रही थी कि तुम भी आ जाओ, फिर हम लोग साथ में सोते हैं। फिर जैसे ही जियन बेड पर आता है वो शाओ को अपने क्लोज कर लेता है। तो वो उसे कहती है कि देखो तुम्हें और दूर होके लेटना होगा क्योंकि बेड बड़ा है, नहीं तो फिर मैं साइड में गिर जाऊंगी। तो फिर जियन चुपचाप से सोने लग जाता है और फिर शाओ उसे देखकर सोचती है कि क्या ये अभी मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा था। बाहर हम देखते हैं कि जियन की मॉम कान लगाकर इन लोगों की आवाज सुनने की कोशिश कर रही होती है और वो सोचती है कि दोनों की कुछ भी आवाज क्यों नहीं आ रही है। तभी जू कहती है कि मॉम आप क्या कर रही हो। तो फिर उसकी मॉम तुरंत ही बहाने बनाती है कि मैं तो बस गुजर रही थी और वो चली जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग शाओ जब यहाँ ब्रेकफास्ट कर रही होती है तो जू से बता रही होती है कि सिस्टर इन लो पता है कल रात मॉम रूम के बाहर आप लोग की बातें सुनने की कोशिश कर रही थी। शाओ ये सुनकर शॉक होती है और यहाँ पर फिर मॉम चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम कितनी लेजी हो जो इतना लेट उठी हो और अब ब्रेकफास्ट कर रही हो। शाओ कहती है कि मैं क्या ही कर सकती हूँ, इसमें आपके बेटे की गलती है, वो इतना अमेजिंग जो है। मॉम आपको अपने बेटे को सिखाना चाहिए ना। तो फिर यहाँ पर शाओ कहती है कि मैं क्या ही कर सकती हूँ, इसमें आपके बेटे की गलती है, वो इतना अमेजिंग जो है। मॉम आपको अपने बेटे को सिखाना चाहिए ना। तो फिर यहाँ पर जियन की मॉम से चिल्लाती है कि तुम कितनी शेमलेस हो और वो यहाँ से जाते हुए फिर खुश होने लगती है कि आखिर वो मेरा बेटा है तो हो गई ना कमाल का। फिर नेक्स्ट सीन में शाओ गार्डन में बैठी होती है एंड तभी वो अपने डैड के बटलर को कॉल करती है और उससे पूछती है कि आखिर मेरे डैड कहाँ पर है, वो कॉल भी नहीं उठा रहे। तो फिर वो बताता है कि असल में कोई है जो आपकी आइडेंटिटी को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, इसलिए आपके डैड ने डिसाइड करे वो आपकी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए अभी फ्रूट शॉप का ओनर बनने का प्रिटेंड कर रहे हैं। सुनने के बाद शाओ तो शॉक होती है कि ये क्या चल रहा है। वो सोचती है कि आखिर कौन होगा जो उसे इन्वेस्टिगेट कर रहा है। तभी इतने में जियन के घर पे उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड यून आई होती है और यहाँ पर जियन की मॉम उसका अच्छे से वेलकम करती है और सुंदर लेके जाती है। यून जानबूझ के यहाँ पर शाओ के सामने शो ऑफ कर रही होती है और सब बता रही होती है कि तुम्हें पता है ये जब अब्रॉड में स्टडी करने आया था तो मैं और वो कितने अच्छे फ्रेंड थे और हम लोग तो बचपन से फ्रेंड रहे और बस 3 साल पहले वो कंट्री आ गया, नहीं तो फिर अभी भी हम लोग कांटेक्ट में होते। शौक थी कि लेकिन तुम्हें पता है जब वो यहाँ 3 साल पहले कंट्री आया ना तो उसे मुझसे प्यार हो गया और उसने मेरे लिए तो यहाँ पर अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया और वो अब्रॉड गया ही नहीं। और तुम्हें पता है मुझे परस्यू करने के लिए उसने कितनी मेहनत की 3 साल तक। तो फिर मॉम कहती है कि लेकिन तुमने तो कहा था कि तुमने पहले परस्यू करी थी मेरी बेटी को। शाह कहती है कि आखिर उसे क्या ही फर्क पड़ता है, आखिर इससे हम दोनों का प्यार थोड़ी ना चेंज हो रहा है। जिन कहने लगती है कि इतना भी खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आंटी तुम दोनों के रिश्ते के लिए नहीं मान रही है। तो शाह कह रही थी कि हमें किसी की परमिशन की जरूरत है भी नहीं, अगर आप जियन को घर से निकाल भी दोगी ना तो भी कोई बात नहीं, मैं जियन को खुद ही सपोर्ट कर लूंगी। तभी घर पे जियन आया होता है और वही सब सुन लेता है और कहता है कि वाइफ तुम क्या सच कह रही हो। यून उसे देखते के साथ ही खुश हो जाती है और उसके पास आने लगती है। तो जियन जल्दी से उसे दूर कर देता है और उसे समझा देता है कि तुम ज्यादा मुझसे क्लोज बनने का प्रिटेंड मत किया करो और वैसे भी अब मैं मैरिड मैन हूँ तो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखो। तो फिर यून चिल्लाने लगती है कि आखिर तुमने इस मोटी लड़की से क्यों शादी कर ली है, इससे डिवोर्स दे दो और तुम मुझसे शादी करो, मैं तुम्हारे लायक हूँ ये नहीं। तो जियन तो इस यून को समझा देता है कि तुम बहुत ज्यादा ही पतली हो इसलिए मैं तुम्हें डिसलाइक कर रहा हूँ। वो कहती है कि तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए मोटी भी हो सकती हूँ। तो फिर वो कह देता है कि तुम मोटी भी हो जाओगी तो भी अच्छी नहीं लगोगी। फिर यून की इतनी एक्टिंग पर शाओ उसका मजाक उड़ा देती है तो यून गुस्सा होकर बाहर चली जाती है और ये देखकर फिर मॉम भी उसे मनाने के लिए जाती है। रात में हम देखते हैं कि शाओ जब यहाँ रूम में होती है वो टीवी देखने जा रही होती है। तो जियन उससे पूछता है कि अगर तुम्हें टीवी देखना है तो थिएटर रूम भी है, तुम वहां पर आराम से मूवी देख सकती हो। तो फिर वो कहती है कि मैं तो बस सोने के लिए टीवी चालू कर रही हूँ, जब मैं सो जाऊंगी तो टीवी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। यहाँ पर जियन शाओ से इस बारे में चीजें क्लियर करने लगता है कि उसका उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड यून के साथ कोई भी क्लोज रिलेशन नहीं है। तो ये कहती है कि मुझे सब पता है कि वही तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, फिक्र मत करो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी उससे तुम्हारा पीछे छुड़ाने में। और फिर यून तो यहाँ पर बातें करते हुए सो जाती है और जियन देखता है कि टीवी में यहाँ पर किसिंग सीन चल रहा है। तो फिर वो उनके क्लोज आ रहा होता है पर फिर जल्दी से अपने आप को कंट्रोल करते हुए वो भी सो जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब ये पूरी फैमिली ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो जियन की मॉम के कहने की वजह से शाओ को यहाँ पर वेजिटेबल्स ही खाने को मिल रहे होते हैं। यहाँ पर समझा रही होती है कि तुम्हें वेट लॉस करना है ना तो पतली होने के लिए तुम्हें ये वेजिटेबल्स ही खाने पड़ेंगे।
यून उसे चिढ़ाने लगती है कि देखो मुझे तो कितना अच्छा अच्छा खाने को मिल रहा है, और ये सूप आंटी ने स्पेशली मेरे लिए बनाई है, क्या तुम पीना चाहोगी? तो शाओ से ले लेती है और वो जल्दी से पी लेती है। फिर जियन भी यहाँ पर शाओ को ही खाना सर्व कर रहा होता है और कहता है कि वाइफ तुम आराम से खाना एंजॉय करो। यून बीच में यहाँ पर जियन से बात करने को करती है, तो फिर जियन कहता है कि तुम अपना खाने पर ध्यान दो, खाने के टाइम पर बोलना नहीं चाहिए। जियन को फिर गुस्सा आ रही होती है और वो सोचती है कि मैं शाओ से जियन को छीन कर रहूंगी, जियन सिर्फ मेरा है। फिर रात में हम देखते हैं कि शाओ पानी पीने गई होती है और तभी वो यहाँ पर यून से टकरा जाती है। यहाँ पर वाइन ली होती है और वो बहुत ही ड्रिंक कर चुकी होती है और पूछने लगती है कि आखिर तुम जियन के साथ रूम में क्या कर रही थी? तो शाओ कहती है कि और करूंगी क्या, आखिर हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। और यून ने फिर गलती से इसका ग्लास उठाकर वही वाइन ड्रिंक कर ली होती है और वो तो तुरंत ही ड्रंक हो जाती है और गिरने लगती है। ये खानदान को क्या अभी फोन करने का मन कर रहा है? थी तो शाओ कहती है कि और करूंगी क्या, आखिर हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। और यून ने फिर गलती से इसका ग्लास उठाकर वही वाइन ड्रिंक कर ली होती है और वो तो तुरंत ही ड्रंक हो जाती है और गिरने लगती है। तभी जियन यहाँ पर आता है और शाओ को गिरने से बचाते हुए वो यून से कहने लगता है कि आखिर तुमने इसे क्या ड्रिंक करवा दी हो? तो वो बताती है कि मैंने कुछ नहीं करी हूँ, इसने खुद ही गलती से मेरा वाइन ड्रिंक कर ली। फिर जियन शाओ को रूम में लेकर आ जाता है। तभी वो इतनी ड्रंक हो जाती है, उससे कहने लगती है कि हैंडसम लड़की आखिर तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम मुझे सेड्यूस करने आए हो? अब यहाँ पर शाओ को फ्रूट्स नजर आ रहे होते हैं और वो कहने लगती है कि मुझे वो खाना है। जियन कहता है कि भूख लगी है तो रुको मैं लेकर आता हूँ। तो शाओ कहती है कि हाँ मुझे भूख लगी है और वो तो जियन को ही किस कर लेती है। वो तो फिर शौक रह जाता है और फिर शाओ यहाँ पर बहुत सारी चीजें बोलते हुए फिर अपना सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसकी नींद खुलती है तो वो शौक हो जाती है कि कल रात उसने जियन को किस कर ली थी। वो सोच ही पड़ जाती है कि आखिर मैंने ये क्या कर दी। तभी जियन रूम में आता है और कहता है कि लगता है अब तुम्हें याद आ चुका है कि कल तुमने क्या करी हो। तो फिर वो कहती है कि एक्चुअली मैं कल रात बहुत ही ड्रंक थी ना, और मुझे लग रहा था कि तुम केक हो और मैंने तुम्हें केक समझ ली थी, असल में मुझे केक बहुत ज़्यादा पसंद है ना। तो जियन कहता है कि इसका मतलब है कि तुम मुझे पसंद करती हो, तभी तो तुमने मुझे केक समझी। शाह कहती है कि देखो तुम बात को घुमाओ मत, तुमने मुझे सीरियस कर रहे होंगे, नहीं तो फिर मैं ऐसी हरकत कभी नहीं करती हूँ। जियन कहता है कि फिर बताओ मुझे कि आखिर मैंने तुम्हें कैसे सेड्यूस किया। ऐसा वो उसकी क्लोज आकर बोलने लगता है और उसे टच कर होता है और कहता है कि क्या मैंने ऐसे किया था। फिर यहाँ पर शाओ का फोन बज रहा होता है तो वो जल्दी से जियन को दूर करते हुए फोन उठाती है। कॉल पर उससे यून बात कर रही होती है और वो बताती है कि मैं असल में फ्रूट खरीदने आई थी और मुझे तुम्हारे डैड की फ्रूट शॉप मिल गई है। तो बताओ अगर तुम जियन से दूर नहीं होगी तो मैं तुम्हारे डैड की शॉप का क्या करूंगी, मैं इस शॉप को ही बर्बाद कर दूंगी। शाओ कहती है ठीक है तुम्हें जो करना है वो करो और वो कॉल कट कर देती है। तो यून को बहुत ज्यादा शौक लगता है कि ये क्या, इसे क्या अपने डैड की कोई पड़ी नहीं है। यून फिर वापस से कॉल लगाती है और कहती है कि क्या तुम सच में एक मैन के लिए अपने डैड को भी छोड़ने वाली हो। तो शाह कहती है कि हाँ और वो कॉल कट करती है। तो फिर यून सोचती है कि अब इसने मुझे मजबूर करी इस पर। वो यहाँ पर शाह के डैड से आकर बात करती है और उनसे इस बारे में पूछती है कि क्या आपको पता है कि आपकी बेटी एक अमीर फैमिली में शादी करके उस मैन के घर गई। तो शाह के डैड भी यहाँ पर नाटक करते हुए कहते हैं क्या उसने शादी कर ली, वो भी एक रिच फैमिली में, और मुझे बताई भी नहीं। क्यों कहती है कि देख लो उसने आपको कोई ब्राइड प्राइस भी नहीं दी और आप यहाँ पर मेहनत से काम कर रहे हैं और आपको तो कोई फायदा भी नहीं मिला है और वो तो मजे में लग्जरी लाइफ जीती जा रही है, तो क्या आपको उसे कुछ बोलना नहीं है। तो डैड कहने लगते हैं कि तुम सही कह रही हो, मैं अभी उसे जाकर सबक सिखाता हूँ। तो फिर यून तुरंत ही उन्हें रोकती है और कहती है कि रुको मेरे पास एक प्लान है, जब मैं बुलाऊंगी ना तब आना, ऐसे आप जाएंगे ना तो वो वहां पर आपको अपना डैड मानने वाली नहीं है, तो मैं सब चीजें अच्छे से अरेंज कर दूंगी। तो शाह के डैड कहते हैं कि ठीक है ये प्लान अच्छा रहेगा और वो तो बस ये सब उसे दिखाने के लिए एक्टिंग कर रहे होते हैं। इसके बाद शाह के डैड का बटलर उन्हें जीएन की सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है और बताता है कि ये मिस्टर जीएन कोई नॉर्मल बंदा नहीं है बल्कि बहुत ही पावरफुल सीईओ है। तो जीएन की बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जानकर तो शाह के डैड खुश हो जाते हैं कि अरे वाह मेरी बेटी ने तो कितना अच्छा लड़का ढूंढ लिया है। लेकिन फिर डैड सोचने पड़ जाते हैं कि उसने आखिर फिर मेरी बेटी से शादी क्यों किया, उसे तो कोई भी लड़की मिल जाती। अब तो मुझे उस पर शक हो रहा है, अगर उसने मेरी बेटी को हर्ट करने वाला कोई भी काम किया ना फिर तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तभी बटलर कहता है कि मास्टर कहीं ऐसा तो नहीं कि उन दोनों के बीच में फेक मैरिज हुई हो। तो डैड भी फिर सोचने पड़ जाते हैं और कहते हैं कि फिर तो मुझे और ऑब्जर्व करना होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग शाओ और जियन जब रूम से बाहर आते हैं
तो युन जल्दी से जियन को ब्रेकफास्ट के लिए बुला रही होती है। तो दोनों यहाँ पर साथ में बैठते हैं और शाओ तो यहाँ पर युन को दिखाने के लिए जियन को मुंह में खाना खिला रही होती है। तो वो भी उसे अपने हाथ से खिलाने लग जाता है और दोनों यहाँ पर अपना लव शो ऑफ कर रहे होते हैं। तो युन को गुस्सा आ जा रही होती है और वो तो कहने लग जाती है कि तुम लोग तो बिल्कुल फेक कपल लग रहे हो, रियल बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर जू इन लोग का साथ दे रही होती है और कहती है कि बिल्कुल नहीं, मेरे भाई और मेरी सिस्टर इन लॉ दोनों एक दूसरे के लिए कितने परफेक्ट है। फिर जू कहती है कि भाई अब मैं अपना कॉलेज जाने के लिए निकलती हूँ। फिर वो जब बाहर जा रही होती है तो देखती है कि आंटी यहाँ पर आई है और फिर जू यहाँ पर शाह को इस बारे में बता रही होती है कि असल में ये जो आंटी है ये हमेशा से ही अपने हस्बैंड और बेटे को हमारी कंपनी में इन्वॉल्व कर चुकी है और हमारे पीछे ही लगी रहती है। और ये जो लड़की है लिन, ये हमेशा से मेरे भाई को लाइक करती थी, पर क्योंकि भाई ने इसे रिजेक्ट कर दिए तो फिर इसने मेरे कजिन से शादी कर ली, पर इसकी नज़र आज तक मेरे भाई के ऊपर ही है। तो शाह कहती है कि तभी तो मैं बोलूं कि ये आखिर इतने देर से जीएन को क्यों देखे जा रही है। जू बताती है कि हाँ, कल ही शायद मेरी मॉम ने कॉल पर उन्हें बता दी थी कि भाई की शादी हो गई है, तो ये तुम्हारी और भाई की शादी खराब करने के लिए पहुंच गई। तो शाह सोचती है कि अच्छा, तो यानी ये आंटी मेरे लिए यहाँ पर आई हुई है। तभी ये सब देखते हुए ये उनके मन में अच्छा सा प्लान चल रहा होता है कि मौका अच्छा है, मैं इसी वक्त ही उस शाह के डैड को यहाँ पर बुला लेती हूँ हंगामे करने के लिए। और फिर आंटी और उसकी डॉटर इन लॉ लिन दोनों मिलकर कहने लग जाते हैं कि आखिर तुमने अपने बेटे जीएन की शादी ऐसी किसी भी लड़की से क्यों कर दी। आखिर हमारी फैमिली कितनी बड़ी फैमिली में से एक है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। यहाँ पर जीएन की मॉम को तो बिल्कुल इन लोग की बातें पसंद नहीं आ रही होती है और वो सोच रही होती है कि शाओ तुम जल्दी से आगे आओ और इस औरत को सबक सिखाओ। फिर शाओ भी यहाँ पर आके बैठ जाती है और लोगों को दिखाने के लिए जीएन से कहने लगती है कि देखो हस्बैंड, मेरे हाथ में कितना दर्द हो रहा है। तो फिर वो तुरंत ही उसका हाथ दबाने लग जाता है और शाह यहाँ पर जीएन के साथ मिलकर अपना लव अच्छे से शो ऑफ कर रही होती है और इस लिन को तो गुस्सा आ जा रहा होता है। शाह उसे कहती है कि क्या हुआ, तुम मुझे इतना क्यों देखे जा रही हो। ओ, लगता है हम दोनों का प्यार तुम्हें कुछ ज्यादा ही आंखों में चुभ रहा होगा। तभी हम देखते हैं कि यून तो बाहर से शाओ के डैड से कॉल पर बात करके वापस आ रही होती है और फिर यहाँ पर शाओ भी इस आंटी को छोड़ती नहीं है और उसे रिटर्न में अच्छे से जवाब देती है और उन्हें सबक सिखा रही होती है। तो फिर आंटी कहने लगती है कि देखा कितनी बदतमीज लड़की है, तुमने ऐसी लड़की को अपनी डॉटर इन लॉ बना के रखी हो। तभी यून शाओ के डैड को फिर बाहर से अंदर ले आती है। शाह अपने डैड को देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है और कहती है कि डैड आप यहाँ पर। तो फिर उसके डैड कहने लगते हैं कि तुम कितनी पतली हो गई हो, क्या इन लोगों ने तुम्हें बुली किया और तुम्हें खाना नहीं दिया। तो तुरंत ही जेन की मम कहती है कि हमने कोई इसे बुली नहीं किया है, बल्कि वो खुद ही पतली होना चाहती है, तो इसलिए मैं उसे वेट लॉस करवाने के लिए डाइट वाला खाना दे रही हूँ। तो सुनते के साथ ही शाह के डैड कहने लगते हैं कि क्या तुम्हें ये लोग पतली होने के लिए मजबूर कर रहे हैं, यानी तुम्हारा ये हस्बैंड तुम्हें इस वजह से डिसलाइक कर रहे हैं। तो शाह कहती है कि डैड ऐसी बात नहीं है, असल में मैं तो वेडिंग सेरेमनी वाले दिन अच्छे से ड्रेसअप होने के लिए पतली होना चाहती हूँ। जीएन की मॉम भी तुरंत ही क्लियर भी कर रही होती है कि हाँ, ये बात सच है और मैं कोई मीन मदर इन लॉ नहीं हूँ। तो शाह अपने डैड से कहती है कि हाँ, मॉम बिल्कुल सही कह रही है, वो बहुत ही अच्छी मदर इन लॉ है। तभी यहाँ पर आंटी कहने लग जाती है कि आखिर तुमने ऐसी गरीब फैमिली में अपने बेटे की शादी कर दी, आखिर ये लोग तुम्हारी फैमिली को क्या ही फायदा दे पाएंगे, क्या तुम पागल हो। जियन तो यहाँ पर इस आंटी और इस लिन दोनों को ही समझा देता है कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ हमें किसी के भी प्रॉफिट की जरूरत नहीं है, तो तुम लोग बीच मत बोलो। और फिर जियन की मॉम भी यहाँ पर शॉ के डैड से बताने लगती है कि असल में हम आपसे मिलने वाले थे, लेकिन जियन के डैड अभी काम से अब्रॉड गए हुए हैं, तो इसलिए फिर मौका ही नहीं मिल पाया। तभी आंटी कहने लग जाती है कि सिस्टर इन लॉ देख लो कि कैसे आपकी ये डॉटर इन लॉ का डैड खाली हाथ यहाँ पर आ गए और कुछ लेकर भी नहीं आया। तभी यहाँ पर जीएन की मॉम शॉ के डैड को देखते ही पहचान लेती है और कहती है कि आप तो वही सू ग्रुप कंपनी के सीईओ हो ना। ये सुनते के साथ ही वो तो डर जाते हैं कि इन्होंने तो पहचान ली। पर यहाँ पर आंटी कहने लगती है कि सिस्टर इन लॉ तुम अब कुछ भी बोल रही हो, अब जब हमें पता लग गया है कि ये लोग इतने गरीब है तो तुम हमें झूठ बोल रही हो। और ये आंटी और लिन दोनों यहाँ पर बातें सुनाने लगते हैं। तो शाह इन लोग को रिटर्न में जवाब देती है कि अगर मेरे डैड यहाँ पर फ्री लोड के लिए भी आए ना, तो भी तुम दोनों होती कौन हो बीच में बोलने वाली। तो आंटी शाह से कहने लगती है कि अभी तुम दोनों की वेडिंग हुई नहीं है, तो कुछ ज्यादा जल्दी नहीं बोल रही हो तुम, अभी तो तुम हमारी फैमिली की मेंबर नहीं हो। ये सुनते के साथ ही जीएन उनसे कहता है कि आंटी आपको नहीं लगता कि आप बीच में कुछ ज्यादा ही गलत चीजें बोल रही हैं, लगता है आपको डर नहीं है कि मैं किसी भी वक्त आपके हस्बैंड को कंपनी से निकाल सकता हूँ, फिर आप किसी भी काम के नहीं रहोगी। तो आंटी कहती है कि तुम पूरे बदतमीज हो चुके हो, अपनी अंकल को कंपनी से निकालने की बात कर रहे हो। तो जीन कहता है कि सिर्फ अंकल को ही नहीं बल्कि अपने कजिन को भी निकाल दूंगा। तो फिर आंटी तो बहुत ज्यादा ही डर जाती है। लिन कहने लगती है कि जीन तुम पागल हो गए हो, आखिर अपने फैमिली मेंबर्स को कौन ऐसे ट्रीट करता है। तो शाओ यहाँ पर जीन का हाथ पकड़ के कहने लगती है कि मेरा हस्बैंड मुझे बहुत ही ट्रेजर करता है
और तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई मेरे नाम पर मेरे हस्बैंड को धमकी देने की। तो फिर यहाँ पर शाओ से तो आंटी और लिन दोनों ही डर के यहाँ से भाग लेते हैं। तो यून शॉक होती है और सोचती है कि जैसा मैंने इमेजिन करी थी वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर यहाँ पर शाओ अपने डैड से कहने लगती है कि अचानक से आप यहाँ पर कैसे आ गए। फिर उसके डैड भी यहाँ पे रोने की नाटक करते हुए कहने लगते हैं कि मैं यहाँ पर नहीं आने वाला था, पर इस लड़की ने मुझे रिश्वत दी और मुझे यहाँ पर आने के लिए मजबूर करी। इसने मुझे धमकी दी कि ये मेरी फ्रूट शॉप को बंद कर देगी, तो इसलिए मैं यहाँ पर आऊँ और तुम्हारी पोल खोलूँ। तुम अपने डैड को छोड़कर चली गई हो और मैं तो इस लड़की की बातों में आ गया था और मैं भी सोच रहा था कि तुम्हें अपने डैड की कोई नहीं पड़ी है, पर अब मुझे पता लग गया है कि मेरी बेटी तो मेरी कितनी ज्यादा केयर करती है। तो ये उनकी यहाँ पर पोल खुल जाती है और फिर वो जल्दी से जाकर ये इनकी मॉम से माफी मांगने लगती है और कहती है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई। मॉम तो यहाँ पर मनी मन खुश होती है कि अच्छा हुआ ये मेरी डॉटर इन लॉ नहीं है, और वो तो यहाँ पर अब शाओ से खुश होती है। फिर यून अपने यहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि शाओ जब यहाँ गार्डन में बैठी होती है तो जियन उसके पास उसे फ्लावर देने के लिए आता है। तो वो कहती है कि अचानक से तुम मुझे फ्लावर दे दो। तो फिर वो बताता है कि तुम्हारे डैड ने कहा कि तुम्हें आज तक किसी लड़के ने फ्लावर नहीं दिया, तो अगर मैं दूंगा तो तुम खुश होगी। तो शाओ कहती है कि तुमने उनकी बात मान भी ली है। अरे मेरे डैड जब यंग थे ना तो वो मेरी मॉम को ऐसे इम्प्रेस किया करते थे, उन्हें लगता है कि यही प्यार है, लेकिन मेरे लिए तो तुम फ्लावर्स के बजाय अगर पैसे दोगे ना तो मुझे ज्यादा खुशी मिलेगी। तो जीएन कहता है कि क्या तुम्हें पैसों की कमी है। शॉ कहती है कि जिन्हें पैसों की कमी होती है सिर्फ उन्हें पैसों की जरूरत नहीं होती, वैसे ही जिसके पास प्यार होता है ऐसा नहीं है कि उसे प्यार की जरूरत नहीं है। तो जीएन उसकी बात पर स्माइल करने लगता है। तो शॉ कहती है कि तुम स्माइल करते हुए और भी अच्छे लगते हो, तो और स्माइल किया करो। जीएन कहता है कि ठीक है और फिर वो जाने लगता है। तभी शाओ उसको पकड़ के रोकती है और उसका टाई पकड़ के खींचती होती है। तो जीएन कहता है कि ये क्या है। तो शाओ से बताती है कि असल में तुम्हारी मॉम और मेरे डैड हम दोनों को ही दूर से देख रहे हैं। तो जियन भी देख लेता है। शाओ कहती है कि इसलिए अभी हमें थोड़ा सा एक्ट करना पड़ेगा। तो वो कहता है कि क्या तुम मुझे किस करना चाहती हो। शाओ कहती है कि हम सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं, ये कोई रियल नहीं है। तो वो उसे कहने लगता है कि अच्छा जब तुम ड्रंक हो गई थी तो तुमने मुझे किस करी थी। शाओ कहती है कि देखो बार बार उसे रिपीट मत किया करो, अगर इतना ही है तो तुम मुझे किस बैक कर लो और अपना बदला ले लो। ये मान जाता है कि ठीक है तुम खुद बोल रही हो और फिर वो शाओ को किस करने के लिए क्लोज आता है और जियन के डैड और मॉम ये देखते हुए फिर खुश हो जाते हैं और दोनों ही फिर अपना अपना चले जाते हैं। तभी जैसे ही जियन देख लेता है कि वो लोग जा चुके हैं तो वो शाओ से कहता है कि अब वो नहीं है। शाओ भी उसे समझा देती है कि अब तुमने मुझे किस नहीं किया ना तो वापस सब रिपीट मत करना, और वो यहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शाओ अपने डैड से मिलने के लिए उनकी वही फ्रूट शॉप में जाती है और कहती है कि डैड वैसे आप मेरे घर पे जीएन के बारे में इन्वेस्टिगेट करने आते ना। तो उसके डैड हाँ बोलते हैं। शॉ कहती है कि वैसे आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया, क्या एक्टिंग करने के लिए। तो फिर उसके डैड बताते हैं कि तुम्हारी चाइल्डहुड एंगेजमेंट की वजह से। ये सुनकर शॉ कहती है कि ये कि आप क्या बोल रहे हैं। तो उसके डैड बताते हैं कि असल में जो उसके ग्रैंडपा थे ना उन्होंने अपनी फ्रेंड के ग्रैंडसन के साथ उसकी बचपन में ही शादी कर दिए थे, पर एक्चुअल में बात ऐसी हो गई थी कि आगे चल के दोनों फैमिलीज के बीच में दुश्मनी हो गई थी। तो इस एंगेजमेंट की बात तो हम लोग ने कैंसिल कर दिए थे और हम भूल भी गए थे, पर अब क्योंकि तुम्हारे ग्रैंडपा के वो फ्रेंड की फैमिली प्रॉब्लम में पड़ गए तो वो लोग इसी एंगेजमेंट का टॉपिक लाकर तुमसे शादी करने की बात कर रहे हैं ताकि फिर उनका फायदा हो सके, इसलिए ही तो मैंने तुम्हारी शादी जल्दी से करवा दिया। तो शाह कहती है कि अच्छा तो आपने मुझे बचाने के लिए जल्दी से मेरी शादी करवाई, डैड आप कितने ज्यादा अच्छे हैं। तो डैड कहते हैं कि ऑफ कोर्स मैं नहीं चाहता कि ऐसी फैमिली में तुम जाओ, वो लोग सच में बिल्कुल अच्छे नहीं है और मैं अपनी बेटी को अच्छी लाइफ देना चाहता हूँ। अगर तुम्हारी शादी ना हुई होती तो तुम्हें बिजनेस मैरिज करना ही पड़ता, और अब तो तुम्हें तुम्हारी पसंद का लड़का मिल गया तो फिर अच्छी बात है, अब तुम जल्दी से मुझे एक ग्रैंडसन दे दो, तो फिर मैंने जो तुम्हें प्रॉमिस किया था उतने सारे पैसे भी मैं तुम्हें दे दूंगा। शाह कहती है कि डैड अब आप पलट रहो। तो फिर उसके डैड कहते हैं कि क्या तुम मुझे अपसेट करना चाहती हो। तो शाह मान जाती है कि ठीक है मैं एक ग्रैंडसन दे दूंगी। और फिर शाह जब यहाँ से घर जाने के लिए निकलती है तभी वो पता कर लेती है कि उसके पीछे यून लगी हुई है और उसका चुपके से पीछा कर रही है। तभी यहाँ पर यून को एक बंदा परेशान करने लग जाता है। तो शाओ यहाँ पर यून को बचाने के लिए आती है और उस गुंडे को यहाँ पे डरा के भगा देती है। तो यून फिर काफी इम्प्रेस हो जाती है और शाओ के पास आकर उसे कहती है कि मैंने तो तुम्हें कितना परेशान की थी फिर भी तुमने मुझे बचाई, आखिर क्यों। तो शाओ से बताती है कि क्योंकि असल में तुम बहुत ही क्यूट हो इसलिए तुम मुझे इतनी बुरी नहीं लगती।
तो फिर यून को तो शाओ और पसंद आ जाती है और दोनों साथ में जब घर आते हैं तो यहाँ पर जियन की मॉम और उसकी बहन शाओ का ही वेट कर रहे होते हैं और वो लोग काफी शौक होते हैं कि वो यून का हाथ पकड़ के साथ में आई हुई है। वो लोग ये भी शौक होते हैं कि दोनों की फ्रेंडशिप भी अच्छी हो गई है, कि दोनों साथ में रूम में सोने जा रहे हैं। मॉम को भी इस बात पर गुस्सा आ रही होती है कि तुम्हारी डॉटर इन लॉ आखिर इस यून के जाल में कैसे फंस गई। वो यून थोड़ी ना अच्छी है, क्या पता उन दोनों का रिश्ता तोड़ने के लिए वो बस झूठी एक्टिंग कर रही होगी उसकी फ्रेंड बनने की। जो भी कहने लगती है कि पहले सियोन ने मेरे भाई को मुझसे छीनने की कोशिश करी और अब मेरी सिस्टर इन लॉ को छीन रही है। फिर रात में जब जियन सो जाता है तो शाओ उसकी बुक हटाकर उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करी होती है। तभी यहाँ पर वो तो उसे हक करके सोने लग जाता है। फिर उसका हाथ भी हटा रही होती है तो भी वो नींद में उसे पकड़ रहा होता है। तो ये सोचती है कि आखिर ये क्या हरकत है, ये अगर इतना मेरे क्लोज रहेगा तो मैं आखिर अपने आप को कैसे कंट्रोल करूंगी। फिर वो बेचारी कैसे कैसे करके सो रही होती है और यहाँ पर जियन तो जाग रहा होता है और वो जानबूझ के ऐसा कर रहा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब शाओ की नींद खुलती है तो वो देखती है कि वो यहाँ जियन को हक करके सो रही है। तो वो शॉक होती है कि रात में तो ये मुझे हक करके सो रहा था, अब सुबह ये क्या हो गया। वो उसे गुड मॉर्निंग बोलकर जल्दी से उठकर जाने वाली होती है। तभी जियन भी उठ जाता है और पूछने लगता है कि आखिर मेरा हाथ इतना क्यों दर्द दे रहा है। तो फिर वो कहती है कि जरूर तुमने खुद ही अपना हाथ दबा लिया होगा और वो जल्दी से भाग जाती है। तो जियन तो यहाँ पर सोच रहा होता है कि तुम मुझसे फ्लर्ट करने के बाद ऐसे नहीं भाग सकती हो। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जियन एक ऑक्शन इवेंट में गया होता है जहाँ पर एक जेड पिन के ऊपर बिडिंग लग रही होती है। तो जियन को याद आता है कि शाओ को उसने ऐसे ही पिन बाल में लगाते हुए देखा है। तो फिर वो ये हेयर पिन उसके लिए खरीद लेता है और टेबल पे रख देता है ताकि वो खुद देखे। यहाँ पर शाओ तो वो नोटिस ही नहीं करती। तो जियन पूछता है कि क्या तुम्हें वो हेयर पिन पसंद नहीं आई। तो शाओ कहती है कि क्या ये मेरे लिए, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। फिर दोनों यहाँ बात कर ही रहे होते हैं और शाओ यहाँ पर जियन से फेक मैरिज के बारे में डिस्कस कर रही होती है। तभी बाहर से यून गुजरते हुए ये सुन लेती है और शॉक हो जाती है। फिर वो अकेले में बैठकर खुद से ही बातें कर रही होती है कि यानी शाओ और जियन के बीच में फेक मैरिज चल रही है। तभी ये बात जियन की मॉम भी सुन लेती है और यून को चिल्लाती है कि क्या तुम बकवास कर रही हो, क्या तुम फिर से उन लोग का रिश्ता तोड़ने की प्लानिंग कर रही हो। तो ये बताती है कि आंटी अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने तो जियन पे ऑलरेडी गिव अप कर चुकी हूँ और मैं अब उन लोगों को कोई तोड़ना नहीं चाहती हूँ। लेकिन मैंने एक्सीडेंटली बाहर से गुजरते हुए सुन ली कि उन दोनों का रिश्ता असल में फेक है, वो लोग ने फेक मैरिज की हुई है। तो यहाँ पर फिर जियन की मॉम को भी शौक लगता है कि यानी उन दोनों ने जो 3 साल की अपनी लव स्टोरी की हमें कहानी सुनाई थी वो सब फेक थी। तभी तो मैं बोलूँ कि अचानक से जियन ऐसे कैसे शादी कर लिया। तो यून कहने लगती है कि सही भी बात है ना, आखिर जियन इतना कोल्ड टाइप का है और शाओ तो कितनी ज्यादा अच्छी है, तो जियन उसे डिजर्व ही नहीं करता। तो मॉम कहती है कि ऐसा तुम कैसे बोल रही हो, दोनों ही एक दूसरे के लिए कितने परफेक्ट है। यून कहती है कि आप तो पहले शाओ को पसंद नहीं करती थी ना, तो आपको तो अपने बेटे की इस फेक मैरिज के बारे में सुनकर अब खुशी मिल रही होगी। तो मॉम कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे कैसे वो फेक मैरिज कर सकता है। वो तुरंत ही जियन के डैड को कॉल लगाती है और कहती है कि हस्बैंड तुम जल्दी अब अब्रॉड से घर आओ, देख लो तुम्हारे बेटे ने क्या करके रखा है। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि जियन अपने ऑफिस में वर्क कर रहा होता है। तभी वो अपने असिस्टेंट को अपनी वाइफ के लिए एक वेडिंग रिंग खरीदने का ऑर्डर देता है। असिस्टेंट तो काफी शौक होता है और अपना काम करने चला जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि शाओ यहाँ पर यून के साथ बाहर बहुत सारी शॉपिंग करने की होती है। तभी यून कहती है कि चलो हम लोग एंजॉय करने के लिए क्लब में भी चलते हैं। वो यहाँ पर बहुत सारे मेल मॉडल्स को भी हायर कर लेती है जो कि यहाँ पर शाओ को ड्रिंक सर्व करने में लग जाते हैं। तो शाओ को तो फिर मजे आ रहे होते हैं। और जैसे इस बारे में जिन को पता लगता है तो वो शाओ को पिक करने पहुंच जाता है और कहता है कि वाइफ तुम ऐसी जगह पे क्या कर रही हो। तो वो बता देती है कि मुझे यहाँ पर यून लेकर आई है। तो ये तो यून को गुस्से में देखता है और शाओ को यहाँ से जल्दी से बाहर लेकर जाता है और उसे फिर कार में बैठाता है और शाओ से कहने लगता है कि तुम्हें ऐसी जगह पर आकर बड़ी खुशी मिलती है। तो फिर वो कहती है कि मैं पहली बार ही आई थी और तुमसे मिल गई, वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। तो फिर वो बताता है कि मैं तो बस अपना बिजनेस के काम से आया था। तभी शाओ को यहाँ पर बहुत ही हंसी आ रही होती है कि वो कितना जेलस हो चुका है। फिर जब दोनों कार से जा रहे होते हैं तभी कार के सामने एक छोटी सी बिल्ली आ जाती है। तो उसे देखकर जल्दी से ये लोग उस बिल्ली की केयर करने के लिए बाहर पहुंचते हैं। तभी यहाँ पर जियन शाओ को अपनी बचपन की स्टोरी सुना देता है कि जब वो छोटा था तो उसे एक ऐसी बिल्ली पसंद आई थी, पर क्योंकि उसे चोट लगी हुई थी तो उसने उसे बचाया भी था और उसे घर भी लेकर आया था। पर जब उसकी मॉम ने उसे बिल्ली के साथ खेलते हुए देखी तो उन्होंने उस बिल्ली को भी लेकर चली गई और उसे भी एक रूम में लॉक कर दी और समझा दी कि ऐसी फालतू चीजों के ऊपर वो टाइम नहीं वेस्ट कर सकता। और उसके बाद जब मैं उस बिल्ली को ढूंढने गया तो वहां पर थी ही नहीं। तो शा कहती है कि जरूर तुम्हारी मॉम को पता ही नहीं होगा कि उसे चोट लगी थी, नहीं तो वो जरूर उसका ट्रीटमेंट करवाती, ऐसे थोड़ी ना छोड़ती। और क्या इस वजह से ही तुम्हारा और तुम्हारी मॉम का रिलेशन खराब हो गया। तो फिर वो कहता है कि हाँ, इसके बाद ही मैं बहुत ज़्यादा अपनी मॉम से गुस्सा हो गया था और फिर तो मैं इतना अपसेट था कि मैं डिप्रेशन में चला गया। तो मेरी मॉम ने मुझे स्टडी करने के लिए अब्रॉड भेज दी थी।
शाह कहती है कि इसका ये मतलब है ना कि मैं तुम्हारी लाइफ में एंजल की तरह बन के आई हूँ, जिसने तुम्हारी मॉम से तुम्हें बचाई है। ये तो फिर तुम्हारी मॉम तुम्हारी जबरदस्ती किसी से शादी करवा दी थी और हमेशा तुम्हें कंट्रोल में रखती। तो जियन कहता है कि बिल्कुल सही, जब मैंने तुम्हें पहली बार ही देखा था ना, तभी मैं समझ गया था कि तुम मेरी मॉम की अच्छी कंपटीशन बनोगी। पहली बार ही मुझे कोई इतना ज्यादा पसंद आया। तो शाह कहती है कि मुझे पता है कि मैं बहुत ज्यादा अमेजिंग हूँ। फिर वो उसे कहने लगती है कि वैसे मैं तुमसे थोड़ी सी इन्वियस हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास इतनी अच्छी मॉम जो है, माना कि वो थोड़ी कंट्रोलिंग है और वो हर चीज में तुम्हारे लिए डिसीजन लेती रहती है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। बस हाँ, उनका तरीका थोड़ा सा गलत है। तो फिर जियन बताने लगता है कि जब वो अब्रॉड में था तो उसकी मॉम हमेशा उसके लिए सूप बना के लाया करती थी और उसकी केयर किया करती थी। और वैसे तो उन्हें किचन में जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन वो मेरे लिए हमेशा कुकिंग किया करती थी। तो शाह कहती है कि मुझे पता है, एक मॉम जब होती है ना तो वो अपने बच्चों को बहुत ही ट्रेजर करके रखती है, लेकिन मेरे पास तो मॉम ही नहीं थी। तो जियन को फिर शाह के लिए बुरा लग रहा होता है। वो कहता है कि अगर तुम कभी अपनी मॉम को मिस करो और अपसेट हो ना, तो फिर मेरे शोल्डर के ऊपर सर रख सकती हो। तो यहाँ पर शाह बताने लगती है कि लेकिन मेरे डैड ने फिर मुझे डबल प्यार दिया है, मुझे कभी मॉम की कमी महसूस ही नहीं होने दी। और फिर ये सब बताते हुए वो तो इतना खुशी खुशी आगे बढ़ जाती है और जीन बस उसे देखते रह जाता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शाओ जीन की मॉम के साथ बाहर शॉपिंग पर गई होती है। फिर जब ये लोग एक रेस्टोरेंट में आए होते हैं तो मॉम तो यहाँ पर शाओ को थोड़ा सा केक खाने देती है, क्योंकि फिर उसे इतना मन जो कर रहा होता है। रात में जब यहाँ शाओ रूम में होती है तो जीन उसके लिए केक लेकर आता है और बताता है कि मॉम ने बताई थी कि तुम्हें केक बहुत ही पसंद है, इसलिए मैं भी लेकर आ गया। तो शाओ को तो बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है और वो जल्दी से केक खाने लगती है और जीन से कहती है कि तुम भी टेस्ट करोगे, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर फिर वो तो उसे किस कर लेता है, शाओ से दूर करती है और कहती है कि ये क्या है। तो वो कहता है कि सॉरी, मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया। यहाँ पर शाओ तो बहुत ज्यादा शाय हो जाती है और फिर तुरंत यहाँ से भाग लेती है। जब वो यहाँ जू के रूम में होती है तो जू कहती है कि सिस्टर इन लॉ आप क्या सोचती हो। तो शाओ कहती है कि कुछ नहीं, वैसे मैं सोच रही हूँ कि आज मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तो जू तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि सिस्टर इन लॉ मुझे आपके साथ सोना था। नेक्स्ट मॉर्निंग शाओ जब रूम से बाहर निकलती है तो वो सोच रही होती है कि अच्छा हुआ जीएन जा चुका है। तो वो कहता है कि अच्छा तो तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। शाओ कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो चलो अब तुम अपना काम करने जाओ। और फिर वो भाग जाती है। फिर जब जीएन अपना कंपनी जा चुका होता है तभी शाओ देखती है कि जीएन के डैड फाइनली अब्रॉड से आ गए हैं और वो उसकी मॉम से बातें कर रहे हैं, तो वो उनसे मिलने जाती है। यहाँ पर जीएन की मॉम इन दोनों को बात करने के लिए छोड़कर चली जाती है और जीएन के डैड शाओ से उसकी और जीएन की शादी के बारे में बात करते हैं और उसे 100 मिलियन का ऑफर देने लगते हैं। तो वो कहती है कि मैं समझ गई, आप मुझे ये पैसे इसलिए दे रहे हैं ताकि मैं आपके बेटे को छोड़कर चली जाऊँ। वो रोने धोने का नाटक करते हुए तुरंत ही जीएन को कॉल लगाती है और उसे इस बारे में बता देती है। तो जीएन उससे भी ज्यादा पैसे ऑफर करते हुए शाओ से कह देता है कि मैं तुम्हें 200 मिलियन दूंगा, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। तो ऐसे ही वो पैसे बढ़ाते जाता है और जीएन ही आखिर में जीत जाता है। मेरी मॉम यहाँ पर आती है और डैड से कहने लगती है कि तुम क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें बच्चों का डिवोर्स करवाने के लिए थोड़ी ना बोली थी। तो फिर वो कहते हैं कि मुझे यही लगा था। जीएन के मॉम और डैड शाओ और जीएन के रिश्ते से खुश होते हैं और दोनों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। शाओ तो ये सुनकर शॉक होती है और वो जल्दी से बाहर भाग कर आती है। अभी जीएन उसे कॉल पर बात ही कर रहा होता है और फिर वो उसे रेस्टोरेंट में डिनर के लिए बुलाता है और वो उसे रिंग देता है। तो शाओ कहने लगती है कि ये रिंग तुम्हें अपनी असली वाइफ को देना चाहिए, मुझे नहीं। तो जीएन कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं अभी भी सब फेक कर रहा हूँ, मैं असल में तुम्हें लाइक करता हूँ, इसलिए ये रिंग तुम्हारे लिए ही है, तुम्हारे बाद तो मेरी लाइफ में कोई और नहीं आएगा। वो शाओ को समझा देता है कि तुम्हें अभी जॉब देने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से टाइम ले सकती हो। तभी यहाँ पर शाओ को कॉल आती है उसके बटलर की कि उसके कंपनी में प्रॉब्लम आ गई है। तो वो जीएन के साथ मिलकर फिर कंपनी जाती है और देखती है कि यहाँ पर उसके जो ग्रैंडपा के फ्रेंड की फैमिली है वो हंगामे करने आए होते हैं और उसके डैड को परेशान कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जीएन ये सब देखते हुए कहता है कि अच्छा तो तुम आखिर सू फैमिली की डॉटर हो, एक अमीर लड़की। शाह कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें इस बारे में पहले ही पता लग गया होगा ना। तो जीएन कहता है कि सही कहा, मैंने पहले ही गेस कर लिया था, बस श्योर नहीं था और अब तो श्योर पता लग गया है। कहती है कि इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले मैं जाकर अपने डैड की हेल्प करती हूँ। फिर वो यहाँ पर खूब ड्रामे वगैरह करती है और इस लड़के और उसके डैड को यहाँ से इज्जत करके यहाँ से भगा देती है। तो वो लोग तो भाग जाते हैं और फिर जीएन तो यहाँ शाह से और भी इम्प्रेस हो चुका होता है कि वो कितनी ज्यादा कमाल की है। फिर जब दोनों घर आ जाते हैं तो जीएन तुरंत यहाँ पर शाह की चोट पर मेडिसिन लगा रहा होता है। तो वो कहती है कि अरे इतनी भी ज्यादा चोट नहीं आई है। तभी यहाँ पर मॉम दोनों के लिए सूप लेकर आती है, जिसे फिर पीने के बाद दोनों के ऊपर ही ड्रग का इफेक्ट शुरू हो जाता है और दोनों को ही पता लगता है कि मॉम ने इसमें मेडिसिन मिलाई हुई थी। फिर दोनों ही यहाँ पर इतने ज्यादा नशे में हो जाते हैं कि साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं और मॉम तो बहुत ज्यादा हैप्पी होती है।
और फिर नेक्स्ट डे जीएन यहाँ पर शाओ और अपनी पूरी फैमिली के साथ एक पार्टी में क्या होता है, जहाँ पर शाओ को यहाँ पर कुछ लड़कियां बुली करने की कोशिश करती है और शाओ भी यहाँ पर इन लड़कियों को अच्छे से सबक सिखाती है और अपना बदला पूरी तरीके से लेती है। कुछ लोग तो यहाँ पर शाओ की बेइज्जती कर रहे होते हैं कि वो आखिर एक गरीब लड़की है और उसकी इतने अमीर बंदे के साथ शादी हो गई। पर तभी यहाँ पर शाओ के डैड का वो बटलर सारे गार्ड्स के साथ पहुंच जाता है शाओ के लिए सारी डाउरी लेकर, और यहाँ पर सभी के सामने अब शाओ की आइडेंटिटी रिवील होती है कि वो असल में सू फैमिली की डॉटर है, बहुत ही रिच फैमिली की। सभी लोग को बहुत ही शौक लगता है और यहाँ पर जीएन की मॉम कहने लग जाती है कि यानी तुम हमें धोखा दे रही थी। यहाँ पर जीएन बताता है कि असल में उसे इस बारे में पहले से पता था, और शाओ भी यहाँ पर जीएन की मॉम से कहती है कि मैंने आपको भी बताई थी पर आपको बिलीव ही नहीं हुआ था। तो फिर मॉम को याद आता है कि हाँ उसने बताई थी। फिर नेक्स्ट सीन में शाओ और जीएन जब साथ में कहीं कार से जा रहे होते हैं, तब यहाँ पर शाओ भी जीएन को अपना जवाब दे देती है और उसे बता देती है कि वो भी उसे बहुत लाइक करती है। फिर फाइनली दोनों किस करते हैं और असिस्टेंट ये देखकर खुश हो जाता है कि अब तो बॉस मुझे भी थोड़ा फ्री टाइम दे देंगे और मैं भी कोई गर्लफ्रेंड ढूंढ लूंगा। और फिर हम देखते हैं कि फाइनली शाओ और जीएन की ग्रैंड वेडिंग हो रही होती है और दोनों ही बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं, साथ ही इनकी फैमिली भी। इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।